वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यहाँ पे यही इसका नाम है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ आवर फर्स्ट वर्ड। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? हमारा फर्स्ट वर्ड है एम्बेड, EMBED। ठीक है, ये वर्ब है। तो इसका मतलब जैसे क्या होता है ना, किसी चीज़ को उसके दिमाग में बैठाना, उसको एकदम आपने फिक्स कर दिया, इस तरीके से हो गया। और रियलिटी में देखें तो जैसे जिसको गूंदना शायद कहते हैं, है ना? जैसे हम टैटू वगैरह जो बनवाते हैं तो उस पे हमारी बॉडी पे वो चीज़ क्या हो जाती है, वो इम्बेड हो जाती है, वो एकदम फिक्स हो जाती है। वो भी होता है आपका। ठीक है, अगर जैसे कोई आइडियोलॉजी है, कोई बात है, उसके दिमाग में आपने एकदम फिक्स कर दी, एकदम आपने उसको इम्प्लांट कर दिया, वो होता है। सो टू पुट एन आइडिया और फीलिंग सो दैट इट बिकम्स फर्मली फिक्स्ड विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो सो दैट इट बिकम्स व्हाट? फर्मली। फर्मली मतलब एकदम दृढ़ तरीके से वो बात दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए। इवन जैसे मैंने बोला कोई सरफेस है, तो उस पे हम लोग जैसे स्टार्स वगैरह या स्टोन्स वगैरह जब हम लोग उस पे लगाते हैं तो वो भी हम उस पे इम्बेड कर देते हैं, एकदम फिक्स कर देते हैं। टैटू वगैरह बनवाते हैं तो वो भी इम्बेड हो जाता है, यानी एकदम इम्प्लांट कर दिया, है ना? वो ब्रेन में एकदम इनकलकेट करना, मतलब किसी चीज़ को वो भी एकदम कहीं काइंड ऑफ यही हो जाता है, फिक्स हो गया, सेट, इंसर्ट या प्लेस। इट इज़ डीपली इम्बेडेड इन यू। तो मतलब कोई चीज़ है जो किसी पर्सन में पूरी तरीके से उसके अंदर में आपकी गड़ी हुई है, उसके अंदर वो एकदम चीज़ डीपली फिक्स्ड है। कोई आइडिया है जो आपके अंदर में एकदम कंप्लीटली डला हुआ है, एकदम आपको पता है, जैसे आपने कहा कि कुछ भी हो जाए बट हार्ड वर्क करने से मैं अपनी चीज़ों को बदल सकता हूँ। तो ये थॉट जो है आपके अंदर एकदम इम्बेडेड है, एकदम फिक्स्ड है और आप ऐसा कर लेंगे। नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टेंटली। डिस्टेंटली LY है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है और ये वर्ब की मॉडिफिकेशन करेगा, वर्ब की विशेषता बताएगा। और डिस्टेंटली का मतलब होता है एकदम साफ तौर पर, क्लियरली। डिस्टेंटली मतलब एकदम क्लियरली, इन अ वे दैट इज क्लियरली नोटिसेबल और वेरी डेफिनेट, मतलब वो चीज़ एकदम आपको साफ साफ दिखाई दे रही है ना? तो डिस्टिंक्टली मतलब वो चीज़ एकदम क्लियरली। तो जहाँ पे कह सकते हैं ना, इट इज़ क्लियर टू मी। अब यहाँ पे क्लियर वर्ब हो, वो एडजेक्टिव हो गया, बट इट इज़ क्लियरली विजिबल टू मी। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो जो चीज़ है वो क्लियरली हमको दिखाई दे रही है, विजिबल है। कैसे? एकदम साफ तौर पर। तो क्लियरली आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ऑब्वियसली, साफ साफ दिखाई दे रहा था। एविडेंटली एंड डेफिनेटली, जैसे आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब मैं उससे मिला था ना, और ये चीज़ मुझे एकदम क्लियरली याद है। अब अगर हम इसको थोड़ा रोमांटिक सेंस में देख लेते हैं, सपोज आज वो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, लेकिन आप पहली बार जब उनसे मिले थे, अरेंज हो, फिर लव हो, कोई भी वाली बात हो, कोई भी समझ लो, या इवन गर्लफ्रेंड ही है, और आपको वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब आप उनसे पहली बार मिले थे, तो आपको क्लियरली एकदम डेफिनेटली आपको हर एक मूवमेंट बहुत अच्छे से याद है। तो डिस्टिंक्टली कोई चालाकी कर रहा है, आपको उसकी चालाकी साफ साफ समझ में आ रही है, सो वो भी डिस्टिंक्टली। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बूम। बूम का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये वर्ब एंड नाउन दोनों की तरह हो सकता है। यानी किसी चीज़ का उछाल मारना, मतलब उस चीज़ का ग्रो करना, या फिर वो चीज़ ग्रो यानी उछाल, नाउन। अ पीरियड ऑफ ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब तरक्की हो जाता है, और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, आप समझ गए। जैसे राइज, राइस नहीं, राइज आपका हो गया इंक्रीज, एक्सेलरेट करना, उस चीज़ का ग्रो करना, एक्सपेंड होना। जैसे दिस ईयर हैज़ सीन अ बूम, यहाँ पे ये बूम जो है ये आपका नाउन की तरह यूज़ हुआ है कि इस साल क्या हुआ है, जो बुक सेल्स हैं उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, उसमें इंक्रीज हुआ है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसी सेंटेंस को आप लोग क्या करिए, इस बूम शब्द को आप वर्ब की तरह यूज़ करिए सेम सेंटेंस में। ठीक है, हाँ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेगा बट मीनिंग तो सेम ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे बूम हमने नाउन यूज़ किया है, आप इसी बूम को यहाँ पे वर्ब यूज़ करके और यही दिखाएंगे कि बुक्स की सेल्स में बढ़ोतरी हुई है इस साल। मीनिंग हमारा सेम रहना चाहिए। और जब आप नहीं बताएंगे, तो जैसे कि आज हमारी क्लास 18 को है, तो ये 19 को फिर मैं इसका आंसर कमेंट में दे दूंगी। डन है, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाई, DEFY। ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, डिफाई करना मतलब किसी चीज़ को आपने उसको डिसओबे कर दिया, उसको आपने इग्नोर कर दिया, है ना। अवहेलना करना मतलब उसको आपने रिफ्यूज़ कर दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया आपने, है ना, माना नहीं आपने उसको। सो डिफाई जैसे, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बताते हैं हमेशा, हमें तो बोलनी है इंग्लिश, तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या लेना देना है। अब अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो यहाँ पे वर्ब के लिए, बट ये मान लो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब ना हो के हमेशा नाउन ही होता हो, तो फिर तो आप कैसे ही करेक्ट सेंटेंस बना पाओगे। तो ये पता भी होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी की बात को आपने रिफ्यूज़ कर दिया, है ना, उसको आपने ओबे करने से, मानने से आपने रिफ्यूज़ कर दिया उस पर्सन की बात को, उसके डिसीजन को या उस सिचुएशन को। सो आप उसके विपरीत जा रहे हैं, उसको डिसरिगार्ड, ब्रेक, ब्रीच या इग्नोर। जैसे यू कांट डिफाई योर हेल्थ एवरी टाइम, कि हर बार तुम अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम को आप डिफाई नहीं कर सकते, मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम है, सो इसको आप डील करिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैरसिटी, ITY लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, अ लैक ऑफ समथिंग। स्कैरसिटी मतलब लैक ऑफ समथिंग। तो सिनोनिम शॉर्टेज, डर्थ, एब्सेंस, लैक एंड इनएडिक्वेसी। द स्कैरसिटी हमने नाउन और सब्जेक्ट की तरह यूज किया है। द स्कैरसिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज अ वाइड स्प्रेड इशू। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, स्कैरसिटी, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। वर्कर्स समझ के आर मत लगा देना। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद उनके ऑब्जेक्ट होते हैं। स्कैरसिटी किसकी, स्किल्ड वर्कर्स की। तो ये एक वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो चारों तरफ में फैली हो। तो जो स्कैरसिटी है स्किल्ड वर्कर की, जो कमी है, जो वर्कर जो स्किल्ड हो अपने फील्ड में, उनकी जो कमी है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, वाइड स्प्रेड है, चारों तरफ फैला हुआ है, हर जगह प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगैलिटी, ITY लगा हुआ है, अगेन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। फ्रूगैलिटी का मतलब जैसे एक पर्सन होता है फ्रूगल, ठीक है, ये पर्सन हो गया। तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है, जब आप किफ़ायती होते हैं, जब आप इकोनॉमिकल होते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि पर्सन की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि जब आपको पता है कि कहाँ पे अपना पैसा इस्तेमाल करना है, आप कंजूस नहीं हैं। इस शब्द को डिफरेंट रखिए। फ्रूगल का मतलब कंजूस होना नहीं होता है। फ्रूगल का मतलब आपको पता है अपना पैसा कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नेसेसिटी है वहाँ आप इस्तेमाल करेंगे, जहाँ अवॉइड किया जा सकता है वहाँ आप उसको बचाएंगे। ये होता है फ्रूगल। ठीक है, तो किफ़ायत ना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल व्हेन यूजिंग मनी और फूड। तो आप जब अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं है कि मतलब बस बर्बाद कर दिया पैसा, आप बहुत लिमिटेड। और ऐसा नहीं है, अगर ज़रूरत है तो आप पूरा इस्तेमाल करेंगे, बट जब ज़रूरत नहीं है तो आप कोशिश करेंगे कि पैसा वेस्ट ना हो, कोई भी रिसोर्स आपका वेस्ट ना हो। प्रूडेंस, थ्रिफ्टी का मतलब हो गया, इकोनॉमी, पर्सिमोनी, ये फ्रूगैलिटी नाउन है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ, जैसे इकोनॉमिकल मैंने फ्रूगल बता दिया क्योंकि फ्रूगल एडजेक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और शब्द बताना चाहती थी, स्टिंजी। जैसे ये फ्रूगल है, फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती होना, इकोनॉमिकल होना, बट स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, कंजूसी। अब कंजूसी में आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है पैसे के खर्च होने की, वहाँ भी वो बंदा पैसा नहीं खर्च कर रहा है, वो आपका स्टिंजी होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फ्रूगल एंड बीइंग स्टिंजी। फ्रूगल होना और कंजूस होना, मतलब किफ़ायत और कंजूसी दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है, इनको आपस में मिक्स नहीं करना है। समझ में आया? ये 6 शब्द हो गए हमारे। आगे बढ़ें? ओके, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्पिरेशन। ये आप देख के पहचान गए होंगे, TION लगा है, नाउन है। एस्पिरेशन का मतलब आकांक्षा, आकांक्षा मतलब डिज़ायर, हमारी जो उम्मीदें होती हैं, जो होप होती है हमारी, अ होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग। तो जो हमारी होप है, एम्बिशन है, किसी चीज़ को अचीव करने को लेके, वही हमारी एस्पिरेशन कहलाती है। डिज़ायर, होप, विश, गोल, एम्बिशन।
जैसे आपका एस्पिरेशन नाउन है ना, समझ रहे हैं, इज़ टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर, तो उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो उम्मीद है, उसका जो होप है, उसका जो गोल है, वो क्या है, एक प्रोफेशनल सिंगर बनने का है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेटिफिकेशन। अगेन आप पहचान सकते हैं नाउन है। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप सेटिस्फाइड हैं, है ना, सेटिस्फेक्शन आपका, आप संतुष्ट हैं, तो संतुष्टि है ना, सेटिस्फेक्शन, तो सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट। तो सेविंग मनी इन्वॉल्व्स डिलेड ग्रेटिफिकेशन डेफिनेटली। अब अगर आप पैसा बचा रहे हैं तो उस समय आपको थोड़ा मन करेगा यार खर्च कर देता हूँ, मज़ा आ जाएगा, लेकिन सेविंग मनी जो है ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। तो जब आपने पैसा, जैसे कि एसआईपी वगैरह या किसी भी तरीके से जब अपना पैसा सेव कर रहे हैं, और जब आपको बाद में 10 साल बाद या 5 साल, जितने भी टाइम बाद में, जब आपको कोई बड़ा अमाउंट मिलेगा, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन है, वो जो फुलफिलमेंट है, वो एक अलग लेवल का होता है। तो ग्रेटिफिकेशन समझ में आ गया। मस्त वाला खाना खाने के बाद भी क्या जो मस्त संतुष्टि होती है, वो भी मज़ा दे देती है, वो तो भाई तुरंत हमारा सेटिस्फेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिनिटी, ITY लगा हुआ है, नाउन है। आप देख रहे हैं, आप ऐसे करते करते खुद पहचानना शुरू कर दोगे। तो एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, किसी चीज़ के प्रति आपको लगाव है, वो चीज़ आपको पसंद है, या आप दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, मैच हो रही हैं चीज़ें एक दूसरे से, आपको कोई कनेक्शन महसूस हो रहा है। सो लगाव है, कनेक्शन है ना, सिमिलैरिटी, अ क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स और नेचुरल लाइकिंग फॉर और अट्रैक्शन टू अ पर्सन, थिंग एंड आइडिया। सिमिलैरिटी, एग्रीमेंट, एम्पैथी या फिर कनेक्शन। सो दे फेल्ट एन इमीडिएट एफिनिटी फॉर ईच अदर। तो एक दूसरे के लिए जैसे ही वो मिले और एक दूसरे को उन्होंने एकदम कुछ लगाव महसूस हुआ। ऐसे होता है ना, हम किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं, बट स्टिल हमें उस पर्सन से अचानक से लगता है कि हम उसको बहुत पुराने तरीके से, पुराने टाइम से जानते हैं, तो एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। तो दे फेल्ट एन इमीडिएट एफिनिटी फॉर ईच अदर, मीन्स एक अलग तरीके की उन दोनों में मेल सिमिलरिटी। ऐसा लगता है ना, अरे यार तुम लोग तो इस तरीके से बात कर रहे हो, जैसे लग ही नहीं रहा है कि पहली बार मिल रहे हो। डन है यहाँ तक? आगे देखें। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, एम्बॉडी। एम्बॉडी का मतलब क्या होता है, टू हैव एंड शो पर्टिकुलर क्वालिटीज और आइडियाज और रिप्रेजेंट समथिंग। जैसे मैं समझाती हूँ, जैसे ही एम्बॉडीज ऑल द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ आवर फादर। सो ही एम्बॉडीज, एम्बॉडी मतलब ही हैज़, उसके अंदर हैं वो सारी की सारी बेस्ट क्वालिटीज़ जो एक अच्छे फादर के अंदर होती हैं। सो एम्बॉडी, आपकी बॉडी में वो चीज़ें हैं, आपकी बॉडी में वो चीज़ें हैं, आपकी बॉडी वो चीज़ें इंक्लूड करती है। यू हैव दैट थिंग्स और यू शो दैट टाइप ऑफ क्वालिटी, कंटेन, इनकॉर्पोरेट और एक्सप्रेस। जैसे शी एम्बॉडीज, उसके अंदर है एक हर वो क्वालिटी जो एक अच्छे टीचर में होती है, अच्छे सिंगर में होती है, अच्छी मदर में होती है। तो एम्बॉडी मतलब वो क्वालिटीज़ या वो चीज़ें आपके अंदर में, वो फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर में वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा ये क्या हुआ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ गए। वर्ब है, जैसे हैव लगाया, टू हैव, ये भी तो वर्ब ही है ना, तो ये वर्ब हो गया। इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, है ना, जैसे हम ह्यूमन बीइंग भी तो विकसित ही होते हैं ना, हर स्टेज पे हम अपनी लाइफ में हम ग्रो कर रहे होते हैं। सो इवॉल्व मीन्स टू ग्रो, विकसित होना या करना। सो टू डेवलप ग्रेजुअली, और धीरे धीरे ही हो रहे होते हैं। अगर आप अपने यंगर वर्जन को देखेंगे, अगर आज आप 20 साल के हैं और अपने आप 15 साल के अपने वर्जन को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत ग्रो हुआ हूँ। और अगर आप 25 के हैं तो आप समझ ही सके, और फील्ड में आप कोई काम कर रहे हैं, आप देखेंगे, अपने माइंडसेट को देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे कि हाँ मेरे में बहुत चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, बहुत ग्रो हुआ हूँ मैं। सो ग्रो, डेवलप, प्रोग्रेस एंड मेच्योर। सो दे आर गोइंग टू शो हाउ लाइफ इवॉल्व। तो वो क्या चीज़ शो करने वाले हैं, जैसे एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ क्या शो करने वाले हैं कि जो हमारी लाइफ है वो कैसे इवॉल्व हुई है। आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, तो हम कैसे विकसित हुए हैं, हम कैसे ग्रो हुए हैं। आप कोई बड़ी, आज की डेट में कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बट वो भी तो इवॉल्व हुई होगी ना किसी छोटी कंपनी से, ग्रो करते करते। तो ये हो गया हमारा इवॉल्व। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। डन। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी की स्पेलिंग BENE। सो बैन का ही मतलब होता है गुड, अच्छा, जैसे बेनिफैक्टर होता है और दूसरा वर्ड होता है बेनिफिशियरी।
तो जो ये बेनिफैक्टर होता है, बेनिफैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कारक। सो बेनिफैक्टर, फैक्टर मीन्स डूअर, सॉरी डूअर, और बैनी का मतलब क्या हो गया, गुड। सो ऐसा पर्सन जो अच्छा काम कर रहा है, जो आपके परोपकारी होते हैं, जिनको हम लोग फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, ठीक है। सो बेनिफैक्टर कौन होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं। और बेनिफिशियरी कौन होते हैं, वो जो उस हेल्प को रिसीव करते हैं। सो अ पर्सन और ग्रुप हु रिसीव्स मनी, एडवांटेजेस एक्सेट्रा फ्रॉम समथिंग। यानी कि बेनिफिशियरी कौन हो गया, वो इंसान या वो ग्रुप या वो इंस्टीट्यूशन जो बेनिफैक्टर, जो हेल्प कर रहा है। तो बेनिफैक्टर दे रहा है ना, ये डोनर हो गया, ये गिव कर रहा है, ये गिवर हो गया, डोनर है ये। तो रिसीवर भी तो कोई होगा, कोई ऐसा भी तो पर्सन होगा ना जो उसको रिसीव करेगा। तो बेनिफिशियरी कौन होते हैं, रिसीवर होते हैं, और बेनिफैक्टर कौन होते हैं, गिवर होते हैं, ये देने वाले हैं। और बेनिफिशियरी, रिसीवर। जैसे अगर आपका अकाउंट है बैंक में, तो उसमें भी बेनिफिशियरी होता है कि मतलब आपके बाद में आपके पैसे को कौन यूज़ कर सकता है, इसका लाभार्थी कौन है, किसको इस कौन है जिसको आपके अकाउंट को एक्सेस करने का मिलेगा, उसमें जो फंड्स हैं, जो उसमें पैसे हैं, वो उसको यूज़ कर सकता है, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। जैसे आपके एयर हो गया, एयर कौन होता है, जो जैसे फादर है ना, जो पेरेंट्स होते हैं, तो फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो एयर होते हैं, डायरेक्ट उनका जो भी होता है वो बच्चों को चला जाता है। रिसीवर, इनहेरिटर और सक्सेसर। जैसे हर वाइफ, वैसे हम मिस्टेक नहीं हो गई, यहाँ पे हिज वाइफ होनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पे हर हस्बैंड करो, इसको थोड़ा हम लॉजिकल नॉर्मल चलते हैं। सो हर हस्बैंड वॉज द बेनिफिशियरी ऑफ हर विल। अब सही है कि जो उसका पति है ना, वो उसकी विल मतलब जो उसकी वसीयत है, उसका बेनिफिशियरी कौन है। यानी अगर मान लो ये लेडी है, तो मान लो लेडी कोई बड़े पोस्ट पे जो भी है, इनका एक विल है, एक वसीयत है। तो अगर इनको कुछ हो जाता है तो इसको रिसीव करने वाले कौन होंगे, उनके हस्बैंड। डन है जी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अवेल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अवेल को हम लोग वर्ब एंड नाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अवेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लाभ या लाभ उठाना, ठीक है। जैसे यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, मीन्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टू मेक यूज ऑफ समथिंग, सो हेल्प, एडवांटेज, बेनिफिट, यूज और गेट। जैसे टू अवेल दिस ऑफर प्लीज क्लिक हेयर, आपने ये सेंटेंस कई बार देखा होगा। तो टू अवेल दिस ऑफर, इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो टू अवेल दिस ऑफर प्लीज क्लिक हेयर, तो इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। टू अवेल, यहाँ पर हमने अवेल क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। आई ट्राइड टू हेल्प हर, दूसरा एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई ट्राइड टू हेल्प हर बट टू नो अवेल, यहाँ पे लिखो बट टू नो अवेल, ये नो मिस हो गया है। आई ट्राइड टू हेल्प हर, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सब चीज़ क्या हो गई, कोई उसका बेनिफिट नहीं हो पाया, कोई उसका यूज़ नहीं हो पाया। सो आई ट्राइड टू हेल्प हर बट टू नो अवेल। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। इनकन्वीनियंस की स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। ये अब स्पेलिंग वाले पार्ट में हमने शायद देखा ही होगा, अदरवाइज दोबारा भी देख लेंगे। बट अभी के लिए आप इनकन्वीनियंस आपको वर्ब एंड नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनकन्वीनियंट हो जाएगा, ये INCONVENIENT, तो ये सी हट के टी बन जाएगा, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। बट इनकन्वीनियंस वर्ब एंड नाउन दोनों होगा। इसका मतलब होता है असुविधा, है ना। जैसे कहते हैं ना असुविधा के लिए खेद है, तो ये मैंने सेंटेंस बनाया भी है। तो इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, मीन्स कंफर्ट।
सो समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल और डिफ़िकल्टी, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको परेशानी दे रही है, अब मुसीबत खड़ी कर रही है। जैसे अगर हम ना बार बार हाँ, जैसे मेट्रो को अगर आपको एक ही रूट पे एक मतलब जाना है और आपकी जो मेट्रो लाइन है ना वो एक सिंगल मेट्रो ही आपको वहाँ तक पहुँचा देगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सपोज़ 1 घंटे का रास्ता है, बट अब आपको एक ही मेट्रो में चढ़ना है और आपको लास्ट आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है ना कि एक एक स्टेशन चेंज करके जाना पड़ जाता है, तो ये बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है ना। पहले उतरो, फिर वहाँ मेट्रो का वेट करो, फिर एक ही स्टेशन बाद अगेन उतरो, तो ये भी चीज़ क्या हो जाती है, इनकन्वीनियंट हो जाती है, परेशानी होती है, बॉदर होते हैं ना। अब आपको मान लो सीट मिली, बट क्या ही करोगे, अगले स्टेशन पे तो उतरना ही है, या 2 स्टेशन बाद तो उतरना ही है। सो प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी, हैसल का मतलब भी हमने पढ़ा था, प्रॉब्लम हो गया, और आपका हैसल फ्री का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। We apologize for any inconvenience caused by the late arrival of the train. So क्या बोल रहे हैं, हम माफ़ी चाहते हैं किसके लिए, जो आपको असुविधा हुई है ट्रेन के देरी से आने से। तो ट्रेन के देरी से आने के लिए हम आपसे ट्रेन के देरी आने से सॉरी वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द लेट अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन के देरी आने से जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए हमें खेद है। ठीक है, डन है। अपोलोजाइज मतलब हम माफ़ी मांगते हैं। आगे देखें जी, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, है ना। जब आप कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो आप कोई पहल कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया प्लान, नया प्रोग्रेस टू अचीव समथिंग और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो प्लान, स्ट्रैटेजी, टेक्निक, स्टेप और एक्शन। अ न्यू इनिशिएटिव, आप पहचान गए होंगे, न्यू इनिशिएटिव अगेंस्ट कार क्राइम इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के द्वारा एक नया इनिशिएटिव, एक नया प्लान, एक नई स्ट्रेटजी लॉन्च की गई है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑपरेट। ऑपरेट आप जानते हैं ऑपरेशन, ऑपरेट, ऑपरेट वर्ब हो गया, ऑपरेशन नाउन हो गया। ऑपरेट करना मीन्स किसी काम को करना, परफॉर्म करना, उसको करना। ऑपरेट मीन्स टू परफॉर्म, टू परफॉर्म अ फंक्शन मीन्स उस काम को परफॉर्म करना, ऑपरेट, है ना। जैसे इफ़ यू कांट ऑपरेट, जैसे यहाँ पे द कैमरा ऑल्सो ऑपरेट्स अंडर वाटर मीन्स ये जो कैमरा है ना पानी के अंदर भी क्या करेगा, फंक्शन करता है, खराब नहीं होता है, ये पानी के अंदर भी काम करता है। अच्छा, एक चीज़ जस्ट मेरे अभी ब्रेन में हिट हुई, ये फंक्शन शब्द का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड वर्ब हो गया ना, ये हम देख सकते हैं, इसी को हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला द कैमरा ऑल्सो फंक्शन, मतलब यहाँ पे ये कैमरा जो है काम करता है पानी के अंदर भी, और यहाँ पे हमने दिया टू परफॉर्म अ फंक्शन, यहाँ पे हमने इसको नाउन की तरह यूज़ किया है और यहाँ पे हम इसे वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। सो काम करना, फंक्शन करना, परफॉर्म, एक्ट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिच। ग्लिच आपने सुना ही होगा, आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ग्लिच का मतलब होता है कोई गड़बड़ी हो गई, कोई परेशानी हो गई, है ना। जैसे कभी कभी क्लास अब नहीं चल पाती है, तो टेक्निकल ग्लिच तो बहुत ज़्यादा आता है ऑनलाइन क्लास में, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम। ग्लिच का मतलब आप सिंपल याद रखेंगे, समस्या, प्रॉब्लम। सो अ प्रॉब्लम विच स्टॉप समथिंग फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली और बीइंग सक्सेसफुल। तो समस्या तो क्या करेगी, उस काम को कंप्लीट होने से रोक रही है, उसमें बाधा डाल रही है। तो ग्लिच क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। बग, बग का मतलब भी प्रॉब्लम होता है। डिफेक्ट हो गया, फॉल्ट हो गया, कोई कमी आ गई है, फ्लॉ, प्रॉब्लम और इशू। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो आपको ये इनकन्वीनियंस जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपकी जो ट्रेन है वो कैंसिल हो गई है। ओ गॉड, इसके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है ना। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, योर ट्रेन हैज़ बीन कैंसल्ड। ओ माई गॉड, वाई, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। नो, ट्रेन या टिकट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, सम टाइम्स। अच्छा, अगर आप लोग थोड़े होशियार हो तो सम टाइम्स एंड सम टाइम का जरा अंतर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो एट टाइम्स मीन्स कभी कभी, तो कभी कभी तो समस्याएं हो ही जाती हैं, ठीक है। एवरीवन फील्स,
हर कोई महसूस करता है लाइक अ फेलियर एट टाइम्स। तो सब कभी कभी, यानी है ना, कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है कि हर कोई अपने आप को एक लूज़र, एक फेलियर की तरह महसूस करता है। दैट इज़ सो ट्रू एंड दैट इज़ नॉर्मल ऑल्सो। बट ये थोड़े ही समय के लिए होना चाहिए, अगर ये थोड़ा लंबे समय हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड होता है इन वेन। वेन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई, है ना, वो कोई प्रोडक्टिव ही नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, यूजलेस है, पॉइंटलेस, नो रिजल्ट। तो वेन का मतलब ये हो गया कि वो चीज़ क्या हो गई, वो बेकार हो गई, वो खराब हो गई। और एक वेन जो है ना, ये घमंड को दिखाता है, एरोगेंस को भी शो करता है। तो यहाँ पे हमने इसका सिंगल मीनिंग रखा है व्यर्थ वाला, ठीक है, विदाउट सक्सेस और अ रिजल्ट। सो ऑल द एफर्ट्स टू फाइंड हिम वर इन वेन। तो मतलब कोई लड़का होगा जो खो गया है, उसको खोजने के जो सारे के सारे एफर्ट्स हैं वो व्यर्थ रहे, मतलब वो बच्चा, वो लड़का नहीं मिला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिंडर। हिंडर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में बाधा डालना। डालना मीन्स ये वर्ब हो गया। सो टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग और फॉर समथिंग टू हैपन। मतलब बाधा, बाधा का मतलब ये आप समझ रहे हैं, कोई परेशानी आपने डाल दी, जैसे ग्लिच होता है, तो ग्लिच क्या कर रहा है, यानी जो समस्या है वो काम को आगे बढ़ने में क्या कर रही है, वो हिंडर कर रही है, वो उसको रोक रही है, वो उसको, सो उसको हैम्पर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधा डालना। जैसे आपके जो स्पीड ब्रेकर होते हैं, उनका क्या होता है, स्पीड को ब्रेक करना, है ना, आपकी स्पीड में बाधा डाल रहे हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं। इनहिबिट करना, उस पर लगाम लगाना, उसको कंट्रोल करना, स्टॉप, रिस्ट्रेन, है ना। सो अ पुअर डाइट कैन हिंडर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हिंडर हमारा मेन वर्ब है। पुअर डाइट। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, क्या इस हिंडर को हिंडर्स बना सकते थे, क्योंकि डाइट तो सिंगुलर है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो जरा बता देना। पुअर डाइट, जो हमारी डाइट है अगर वो पुअर है, मतलब उसमें वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं हैं, तो ये क्या कर सकती है, जो हमारी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है उसमें बाधा डाल सकती है। हमारी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ वो नहीं होगी जो एक्चुअली में होनी चाहिए। स्नफ समथिंग और समवन आउट। इस ये जो है ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह हो जाता है, ठीक है। सो स्नफ आउट, स्नफ आउट। अब जैसे यहाँ पे समथिंग या समवन लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप नाउन या प्रोनाउन, इनके बीच में, स्नफ और आउट के बीच में आप नाउन एंड प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नफ आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, टू एंड और टू स्टॉप समथिंग, या फिर किसी व्यक्ति को मार देना, उसको किल कर देना, उसका मर्डर कर देना। तो ये भी होता है आपका स्नफ आउट। किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया, उसको आपने रोक दिया, या किसी व्यक्ति को उसको जान से मार दिया। जैसे मैनी लाइव्स वर स्नफ्ड आउट ड्यूरिंग द प्लेन क्रैश। तो जब आप जानते ही हैं जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें बहुत सारी जो इनोसेंट लाइफ्स थी वो क्या हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, ये विशेषता बताता है। और कैसे बताता है जरा देख लेते हैं। मॉडेस्ट, जैसे अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं साधारण, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, वो अगर हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं वो मॉडेस्ट है, तो इसका मतलब वो बहुत साधारण है, बहुत विनम्र है। मतलब ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है जैसे जनरली जैसे रिच लोग होते हैं तो उनमें हम लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, बट यार ही इज़ वेरी मॉडेस्ट, मतलब डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ वेरी मॉडेस्ट। तो रिच होने के बावजूद भी वो बहुत क्या है, विनम्र है, सबसे बहुत प्यार से बात करता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट स्टिल ऐसा हो जाता है ना, लोगों के पास एरोगेंस जल्दी आ जाता है अगर पैसा होता है तो। सो आप इसलिए बता रहे हैं डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ वेरी मॉडेस्ट, दैट मीन्स कि वो बहुत विनम्र है, सबसे बहुत प्यार से बात करता है, बहुत पोलाइट होकर बात करता है। अगर जैसे हमने कहा कोई चीज़ साधारण है, तो अगर हम किसी चीज़ या सामान को बोल रहे हैं, तो जैसे कि वो बहुत लार्ज नहीं है साइज़ में या अमाउंट में। जैसे अगर किसी की सैलरी मॉडेस्ट है तो मतलब एक ऑर्डिनरी सैलरी वो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। उनका घर मॉडेस्ट है तो मतलब एक नॉर्मल जो घर होते हैं वैसा है, बहुत हाई वाला लग्जूरियस नहीं था।
एक कपड़ों को भी बोलते हैं, जैसे ड्रेस वगैरह होती हैं वो भी मॉडेस्ट होती हैं ना, तो जैसे जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ना हो उसको हम मॉडेस्ट कह देते हैं, जो बहुत रिवीलिंग ना हो, बहुत शोई ना हो, दैट इज़ ऑल्सो मॉडेस्ट। सो देखो यहाँ पे नॉट वेरी लार्ज इन साइज और अमाउंट, है ना, या और ना ही वो बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं तो वो अपनी एबिलिटीज़ को लेके बहुत उसको कोई प्राउड नहीं है। हाँ, एक थोड़ा कॉन्फिडेंट वाले में भी चला जाता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। जैसे ना थोड़ा डरपोक के भी एग्ज़ाम के उसमें आ जाता है, मॉडेस्ट डरपोक वाले में भी आ जाता है, वन हु इज़ नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, एंड दैट पर्सन is also modest. If there is no other option, you can definitely go for this about yourself or your ability. Otherwise, being modest is a good quality. We all should be modest. Means you are humble, simple. कोई चीज़ है तो वो बहुत ऑर्डिनरी है, मॉडरेट है। जैसे दे अर्न अ मॉडेस्ट इनकम, तो उनकी इनकम कितनी है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ही इज़ वेरी मॉडेस्ट अबाउट हिज सक्सेस, तो बहुत कोई सफलता उसने प्राप्त की लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत हम्बल है, लोगों से बहुत प्यार से मिल रहा है, तो ये मॉडेस्ट हो गया। हर ड्रेस वॉज मॉडेस्ट, इसका मतलब उसकी ड्रेस जो थी वो बहुत अच्छी थी, रिवीलिंग नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब हो जाता है समवन हु इज़ वेरी फेमस। सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ एडजेक्टिव, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, वो कैसा है, बहुत फेमस है। सो सिंगर कैसा है, फेमस है, सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस एंड इम्पॉर्टेंट। इसके साथ में आई का इमिनेंट भी होता है, IMM, वो हम लोग बाद में कंफ्यूजिंग पेयर पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। इमिनेंट का मतलब होता है समवन हु इज़ वेरी फेमस, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेल नोन इन देयर फील्ड। सो फेमस है, वेल नोन है, रेनाउंड है, प्री एमिनेंट। जैसे अरिजीत सिंह जो है वो एक एमिनेंट सिंगर है, जनरली उनको जानते ही हैं लोग, है ना। सो ही इज़ अ एमिनेंट सिंगर। आई होप आप तक यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये 3 शब्द थे, इनके जो भी मीनिंग हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे देखें, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडस्ट्रियस। OUS लगा हुआ है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सिंपली एडजेक्टिव है। और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो बहुत मेहनत है। जनरली आई एम जस्ट कनेक्टिंग इट, ना। सो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो इंडस्ट्रियस होते हैं। अगेन आई एम सेइंग, आई एम जस्ट कनेक्टिंग इट। ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं वो लोग इंडस्ट्रियस नहीं होते हैं। इट जस्ट अ वे टू लर्न इट। सो इंडस्ट्रियस को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं जो लोग, हाँ ये ज़रूर है, समटाइम जब हम लोग अपने घर पे काम करते हैं या हम अपने खुद के बॉस होते हैं, nobody is there, so sometime we got lenient, right? But the person who is working in industry, that person can't be lenient. Like if they are not even feeling कि आज ड्यूटी जाना है, but still you have to go. अब वहाँ जाके कुछ भी मत करो, लेकिन घर से रेडी होके जाना ही तो पड़ेगा ना, तो यू हैव टू बी इंडस्ट्रियस। यस, टू वर्क इन इंडस्ट्री यू हैव टू बी इंडस्ट्रियस, एंड अदरवाइज लेट्स कम बैक टू अ पॉइंट। सो इंडस्ट्रियस का मतलब हो जाता है, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, मतलब वो लोग मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। सिनोनिम्स डिलीजेंट, लेबोरियस और पेंसटेकिंग। ही इज़ अ वेरी इंडस्ट्रियस चाइल्ड, मतलब कोई बच्चा है जो बहुत मेहनती है। बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, कोई बड़ा लेजी होता है, ऐसे सुस्त पड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब लगाव होता है, किसी के साथ में आपको बहुत लगाव है, लाइकिंग है, आपको उसके साथ में कनेक्शन महसूस हो रहा है। तो अ क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है ना, उनके बीच में बहुत कनेक्शन हो रहा है। आपको लगाव किसी से कब होगा, जब आप उससे कनेक्ट फील करोगे। सोचो ना, आप उनके बीच में सिमिलर होगा तभी तो आप लोग आपस में कनेक्ट फील करोगे। सो नेचुरल लाइकिंग और अट्रैक्शन टू अ पर्सन, थिंग और idea. So similarity, agreement, empathy and connection. So she has great affinity with her dogs, मतलब उसे अपने डॉग्स के साथ में बहुत ज़्यादा क्या है, लगाव है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। डन है। शी हैज़ ग्रेट एफिनिटी। एफिनिटी ITY लगा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, इतना तो पहचान ही लिया होगा अब हमने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑडियल। ऑडियल का मतलब होता है कोई ना, जैसे आप, हाँ हिंदी में सीरियल में जैसे बोलते हैं ना, अब उसकी अग्नि परीक्षा चल रही है। सो ऑडियल का हो जाता है परीक्षा, मतलब आप बड़े एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, एक आपका टेस्ट चल रहा है।
सो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत पेनफुल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। टेस्ट से याद आया, जब एग्ज़ाम में स्कूल्स में जब हमारे एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, टेस्ट होते थे, तो वो जो टाइम पीरियड होता था वो भी बहुत डिफ़िकल्टी हुआ करता था। सो एन एक्सपीरियंस दैट इज़ वेरी पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट। आज के डेट में मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है अरे पेपर तो क्या ही होते थे उस समय, पूछो कोई हमसे। आप लोग अगर क्लास में स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है ना। सो ऑडियल समझ में आ गया, एन एक्सपीरियंस दैट इज़ वेरी पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट। तो सिनोनिम्स क्या हो गए हमारे, हार्डशिप है ना, परेशानी है, मुश्किल है, एग्नी का मतलब ही पेनफुल हो जाता है, सफरिंग, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। सो हर लॉन्ग स्टे इन द हॉस्पिटल वॉज क्वाइट एन ऑडियल। अरे डेफिनेटली, अगर हॉस्पिटल में वो भी लंबे समय तक रहना पड़ जाए तो ये तो एक बहुत मुश्किल भरा समय और मुश्किल भरा टाइम तो डेफिनेटली होगा। डन है। आगे देखें, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बैरली। बैरली का मतलब होता है मुश्किल से। मुश्किल से, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है मुश्किल से। मैं मुश्किल से खाना ही खा पाई थी तभी बारिश होने लगी, मैं मुश्किल से घर ही पहुंची थी बारिश होने लगी। सो बैडली मतलब मुश्किल से। वाई द स्मॉलेस्ट अमाउंट, बहुत कम, मतलब कुछ ही सेकंड, कुछ ही समय पहले। हार्डली, ओनली, जस्ट, स्कार्सली। जैसे ही कुड बैरली वॉक, इसका मतलब मुश्किल से ही वो चल पा रहा है, ही मुश्किल से ही वो चल पाता है। ही कुड बैरली वॉक, मुश्किल से ही वॉक कर पाता है। कुड आपका क्या है, आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। वॉक क्या है हमारा, मेन वर्ब है। अब वर्ब कैसे, वॉक कैसे, मुश्किल से, तो देखो वॉक को मॉडिफाई करना, ही कुड वॉक, वो चल सकता है। बट अगर हम कह रहे हैं ही कुड बैरली वॉक, मतलब मुश्किल से ही वो चल पाता है। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है जब आप बहुत परेशान होते हैं। डिस्ट्रॉट मीन्स व्हेन यू आर वेरी अपसेट, यू आर वरीड, है ना, यू आर एनेक्शियस। आप कैसे हैं, परेशान है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। अब ऐसे सोच के देखो, सो एक्सट्रीमली वरीड, नर्वस एंड अपसेट। सो वरीड, अपसेट, स्केयर्ड, परेशान मतलब किसी भी चीज़ को लेके। डिस्ट्रेस, तो शी वॉज डिस्ट्रॉट सिंस लास्ट इवनिंग, मतलब लास्ट इवनिंग से ही वो क्या थी, वो परेशान थी। लास्ट इवनिंग मतलब कल शाम से। डन है जी। नेक्स्ट है हमारा ईटरी। ईटरी की स्पेलिंग याद रखना, EAT, हमें लगेगा RY पे हो जाएगा, बट नहीं, EATERY, EATERY। इसका मतलब भोजनालय। भोजनालय से आपको समझ में आ गया हो, या फिर आपके जो रेस्टोरेंट या कैफ़े होते हैं वो हमारे ईटरी होते हैं। तो वी कांट रिलाई ऑन नियर बाय ईटरीज। हम लोग जो रिलाई आप जानते हैं डिपेंड का मतलब था। सो हम लोग जो हैं वो जो आसपास की जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो कैफ़ेज़ हैं, हम कम्प्लीटली उस पर डिपेंड नहीं हो सकते, हमें खुद भी खाना बनाना आना चाहिए। वो है हमारा इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है आपकी पारखी नज़र, मतलब ऐसी नज़र है कि आप छोटी सी चीज़ को भी समझ जाते हैं, या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसको आप समझ जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को या कोई बहुत बारीक चीज़ है उसको भी आपने ध्यान दे दिया, तो इसका मतलब आपकी नज़र कैसी है, बहुत पारखी है, चीज़ों को बहुत तरीके से पहचान लेती है। तो सूक्ष्म दृष्टि का मतलब हो गया, सूक्ष्म का मतलब छोटा और दृष्टि मतलब नज़र। तो हमारी दृष्टि कैसी है, जो एकदम शार्प है, एकदम क्लियर है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है। सो अ क्लियर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन। सो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आप समझ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। तो यू हैव इनसाइट, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टैंडिंग, एक विजन है आपका, अवेयरनेस है। ऑब्वियसली अवेयरनेस होगी तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे ना, तब आप उनको डिटेल में देख पाएंगे। जो चीज़ों को लोग इग्नोर कर दे रहे हैं वो चीज़ आप देख पा रहे हैं। वाई, बिकॉज यू आर अवेयर, यू हैव इंटेलिजेंस। सो वी होप्ड टू गेन एन इंसाइट इनटू दिस प्रॉब्लम। तो हम उम्मीद करते थे, वी होप्ड, पास्ट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, क्या गेन करने का, कि हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, हमें जानकारी मिल जाए इस प्रॉब्लम की, कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसको समझ हमें मिल जाए। डन है। नेक्स्ट वर्ड है अलायंस। अलायंस शब्द आई एम श्योर कि आपको नया तो नहीं सुनाई दिया होगा। अलायंस का मतलब आप जानते ही हैं, अलायंस बना लिया उन्होंने, मतलब वो एक दूसरे के साथ में गठबंधन बना लिया, है ना, गठबंधन कर लिया, समझौता कर लिया कि अब हम लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है। सपोज कि हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, बट उस सिचुएशन को जीतने के लिए हमने अलायंस बना लिया।
अलायंस बना लिया मतलब हमने अपना एक संगठन बना लिया, हमने एक अपने बीच में संबंध बना लिया। सो अलायंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? संबंध, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ नाउन। सो अ बॉन्ड और कनेक्शन बिटवीन फैमिलीज, स्टेट्स, पार्टीज और इंडिविजुअल्स। आपने पॉलिटिकल में ये तो शब्द सुना ही होगा कि एक गठबंधन हो गया है, गठबंधन मीन्स अलायंस। सो वो एसोसिएट हो गए, बट हम यहाँ पे नाउन की बात कर रहे हैं। तो एसोसिएशन, यूनियन, कनेक्शन, ट्रीटी का मतलब होता है कोई आपने समझौता कर लिया, पैक्ट, अग्रीमेंट या फिर रिलेशनशिप। वी ऑल नीड टू वर्क इन अलायंस टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा प्राप्त करना। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ना हम सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो वी ऑल नीड टू वर्क इन अलायंस टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। आप आराम से कह सकते हैं कि इस समस्या से बाहर आने के लिए, इस समस्या का समाधान यही है कि हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। डन है, दोनों वर्ड समझ में आ गए। इनसाइट का मतलब होता है जब आपकी नज़र कैसी है, बहुत पारखी है, आप चीज़ों को बहुत बारीक से समझ जाते हैं, ठीक है। और अलायंस का मतलब क्या होता है? लोगों के बीच में गठबंधन, संबंध, कनेक्शन, एसोसिएशन, यूनियन, ट्रीटी। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है बट स्टिल वी आर वर्किंग टुगेदर। वाई? बिकॉज वी वांट समथिंग, वी वांट टू अचीव द कॉमन थिंग। तो हमने एक अलायंस फॉर्म कर लिया। तो ये शब्द क्लियर है, आगे देखें। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है एडजेक्टिव। वर्ब भी होता है, बाद में कभी देख लेंगे जब वर्ब के रूप में आएगा तब। डेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप जानबूझकर, मीन्स इंटेंशनली आप उस काम को कर रहे हैं। इंटेंशनल है वो चीज़, प्लान्ड है वो चीज़। इंटेंशनल मतलब आपने जानबूझकर वो चीज़ की है, बाय मिस्टेक नहीं है वो चीज़, आपने सोच समझकर वो एक्शन लिया है ना, वो सोच समझकर आपने वो काम किया है। सो वो डेलिब्रेट एक्शन था। किसी को आपने धक्का मार दिया तो आपने दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो गलती से लग गया, एक आपने जानबूझकर मारा। सो डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनल, प्लान्ड, इंटेंशनल, डन ऑन पर्पस। पर्पस मतलब आपने मकसद से काम किया है, वो बाय मिस्टेक नहीं हुई है वो चीज़। थॉटफुल है मतलब सोच समझ कर किया गया है, सावधानी से आपने प्लान करके उसको आपका एग्जीक्यूट किया है। आई होप यू हैव नॉट डन इट डेलिबरेटली। डेलिबरेटली क्या हो गया है? ये एडवर्ब हो गया है और इसका मतलब है नॉट डन। डन मैं हिंदी बता देती हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीज़ है, मान लो कोई मिस्टेक है, ये तुमने जानबूझकर नहीं की है। आई होप यू हैव नॉट डन इट डेलिबरेटली। मैं उम्मीद करती हूँ ये काम तुमने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती तुमसे जानबूझकर नहीं हुई है। तो नहीं हुई है, एक्शन हुई को बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है? एडवर्ब लगा दिया है, डेलिबरेटली। डन है, जानबूझकर। तो ये जान ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अनकॉन्शियस। काइंड, ये आपका डेलिबरेट का ही ओपोजिट हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। क्योंकि देखो डेलिबरेट का मतलब है आप जानबूझकर कोई एक्शन कर रहे हैं, आप प्लानिंग के साथ में वो काम कर रहे हैं। अनकॉन्शियस का एक तो आपको पता है बेहोश, जैसे अनकॉन्शियस थी वो, मीन शी वॉज अनकॉन्शियस। देखो यहाँ पे लिखा है शी वॉज अनकॉन्शियस फॉर 3 days, 3 दिन तक वो बेहोश ही थी। कोई खबर ऐसी बहुत ज़्यादा दुर्घटना घटी होगी जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो गया, तो वो 3 दिन तक बेहोश थी। एक तो इसका बेहोश हो गया, शी वॉज अनकॉन्शियस, वहाँ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही है। और दूसरा मतलब होता है बेसोचा समझा। जैसे यहाँ पे तो आप सोच समझ कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं, बट अनकॉन्शियस का मतलब हो जाएगा बेसोचा समझा, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे हमने ये सिनोनिम से, ये वही वो उसी का हमने यहाँ पे एंटोनिम बना दिया, क्योंकि अनकॉन्शियस ही डेलिबरेट का एंटोनिम हो गया। सो यहाँ इंटेंशनल है, यहाँ अनइंटेंशनल हो गया। यहाँ पे आपका देखो इंटेंडेड का मतलब होता है मकसद से आपने काम किया है, तो इंटेंडेड इसका सिनोनिम हो जाएगा और अनइंटेंडेड इसका एंटोनिम हो जाएगा। अनअवेयर, यहाँ पे आप जानबूझकर अवेयर हो। अनमाइंडफुल, आपको नहीं पता है। अगर हम जैसे कोई फीलिंग है आपके अंदर में, कोई इंटेंशन है या कोई एक्शन है, एक्शन भी हो सकता है जो आपका अनकॉन्शियस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि उसको धक्का लग गया, बट वो अनइंटेंशनल था, बाय मिस्टेक हुआ था, वो जानबूझकर आपने ऐसा नहीं किया। और कोई फीलिंग है, कोई इंटेंशन है आपके मन में, बट अब देखो एक चीज़ है कि आप उस फीलिंग के प्रति आप खुद ही अवेयर नहीं हो दैट यू हैव दैट, है ना, बट दे शो इन द वे दैट यू बिहेव, कि हम
खुद तो अवेयर नहीं है कि ये फीलिंग मेरे मन में है, बट हाँ, जैसे हम बिहेव करते हैं उससे पता चल जाता है। हम अगर ना समझें तो सामने वाला तो कैच कर ही लेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, शी हैड अनकॉन्शियस लव टूवर्ड हर बेस्ट फ्रेंड। ऐसा हो सकता है कि मान लो ये लड़की है और इसका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसको ये पसंद करती है, प्यार करती है, और उसको खुद नहीं पता है कि वो उसको पसंद करती है, मतलब उसको प्यार करती है। तो ये फीलिंग कैसी है, ये अनकॉन्शियस है, ये इसको खुद भी नहीं पता है, शी इज़ नॉट इवन अवेयर अबाउट इट। ये भी कैसी हो गई, आपका अनकॉन्शियस। ऐसा भी हो सकता है आप किसी को नफरत करते हो, आपको नहीं पता है, बट आपके एक्शंस में पता चल जाता है ना। जैसे मजाक, अगर आप कभी किसी के मजाक को थोड़ा सीरियसली देखें ना, तो वो इंसान मजाक मजाक में अपनी सीरियस फीलिंग को बयां कर देता है। तो वहां से भी आप, उसको नहीं पता है बट अनकॉन्शियस वो आपको हेट करता है, लव करता है, लाइक करता है, एनीथिंग हो सकता है। सो डेलिब्रेट मीन्स आप जानबूझकर, या फिर आपकी कोई फीलिंग है तो वो अवेयर है। मान लो उसने कोई ऐसा जैसे कोई किसी को पसंद करता है सपोज, ठीक है, और वो उसको कन्फेस नहीं करना चाहता डायरेक्टली, बट उसने कहा व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज दिया, फिर बाद में लगा वो ये क्या है, तो उसने बोला अरे गलती से हो गया, बट वो डेलिब्रेट था, वो जानबूझ कर था, और कोई वाकई में मिस्टेकली हो सकता है ना। तो ये दोनों शब्द हो गए, ये आपके काइंड ऑफ एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायनामिक। अगर हम किसी पर्सन को डायनामिक कह रहे हैं तो वो पर्सन कैसा है, बहुत पॉजिटिव है अपने एटीट्यूड में, और फुल ऑफ एनर्जी है, और उसके पास में बहुत नए आइडियाज से भरा हुआ है। तो डायनामिक पर्सन कैसा होता है, वेरी चेयरफुल, बहुत एक्टिव होता है, बहुत खुशनुमा होता है। और डेफिनेटली जब उसके पास में बहुत एनर्जी है तो बहुत एक्टिव तो होगा ही, एनर्जेटिक होगा, लाइवली है, चेयरफुल है, पॉजिटिव इन नेचर है। ऐसे पर्सन बहुत अच्छे होते हैं। सो वी नीड डायनेमिक एम्प्लॉयज़ टू टैकल दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए, इस सिचुएशन को निपटने के लिए हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो डायनेमिक है, मीन्स जो जिनका नेचर पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो अगर हम लोग डायनामिक इन नेचर नहीं होंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव कर पाना। सो हमें अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेचर पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ मुश्किल है बट निकल जाएंगे हम इस प्रॉब्लम से। हाँ, हमेशा एनर्जी से नहीं भरे होने होते हैं, होता है, बट फिर भी हमें अपने अंदर एनर्जी रखनी चाहिए, और नए आइडियाज़ तो हमेशा अपने ब्रेन में, और हाँ उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। डन है यहाँ तक, डेलिब्रेट, अनकॉन्शियस एंड डायनामिक। आई होप ये तीनों शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। डायनामिक पर्सन कैसा होता है, जो बहुत पॉजिटिव होता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है, नए नए विचार आते हैं उसके दिमाग में, तो एनर्जेटिक है, एक्टिव है, चेयरफुल है, हैप्पी है, लाइवली है। तो ये हमारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट देखें, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, ईडियम है। ईडियम क्या है, वॉक अ टाइट रोप। अगर आप एक टाइट रोप, आप ऐसे सोचो जैसे आपने देखा होगा मेला वगैरह में होता है, तो ये एक रोप लगी होती है, और इस पे जो जनरली बच्चे वगैरह होते हैं वो इस पे ऐसे करके चल रहे होते हैं, सर पे भी कुछ रख लेते हैं, हाथों में भी, उन पैर पैर पे भी वो कुछ होता है, और फिर वो उस पे वॉक कर रहे हैं। और ये हाइट पे बंधा हुआ है, ये ना हाइट पे बंधा हुआ है। अब सोचो कि ये कितना डिफ़िकल्ट है, और इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अगर गलती की तो सीधा नीचे गिरेगा, है ना। तो टाइट रोप पर वॉक करने का मतलब है कि यू आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और वो सिचुएशन आपसे क्या डिमांड करती है कि आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, आपको बहुत सोच समझ कर काम करना होगा, और आपको क्या चीज़ अलाउ नहीं करती है, कोई भी गलती करने की गुंजाइश वहाँ पे नहीं है। सो वॉक अ टाइट रोप का मतलब क्या है कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको बहुत समझदारी के साथ में काम करना होगा, और कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो शी इज़ वॉकिंग अ टाइट रोप एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब इस समय पर, एट द मोमेंट का मतलब है इस समय पर। अभी वो कैसी स्थिति में है, एक बहुत गंभीर स्थिति में है, एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, और अगर उसने एक और मिस्टेक की ना तो उसकी जॉब चली जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपको ऑलरेडी वार्निंग मिली हो, और अगर आप प्रेजेंट में आप ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपको बहुत केयरफुल और कंसीडर, मतलब बहुत सोच समझ कर आपको व्यवहार करना होगा, और कोई भी मिस्टेक करने की चांस नहीं है, और अगर आपने कोई मिस्टेक की तो आप अपनी जॉब खो दोगे या वो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेविगेट।
नेविगेट का मतलब क्या हो जाता है, हम यहाँ पे एक ही, जैसे नेविगेशन होता है, नाउन होता है, मैप वगैरह जब हम यूज़ करते हैं, वाई डू वी यूज़ मैप, वी यूज़ मैप टू नेविगेट द वे। जब हम लोग कहीं नया रास्ता कहीं नए रास्ते पे जा रहे होते हैं तो मैप का यूज़ करते हैं ताकि हम उस रास्ते को नेविगेट कर सकें, मीन्स उस रास्ते को हम समझ सकें, हम सर्च कर सकें। ठीक है। सो नेविगेट का एक तो ये मीनिंग हो गया। अगर हम अपनी लाइफ के बारे में बात करें कि यू हैव टू नेविगेट योर ओन वे, मतलब तुम्हें अपना खुद का तरीका ढूंढना पड़ेगा, यू हैव टू नेविगेट इट। सो टू फाइंड द राइट वे टू डील विद द डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो सिंपली आप इसका मीनिंग रखेंगे फाइंड। मैप जो होता है, मैप हमारा क्या करता है, इट हेल्प्स टू नेविगेट द वे। तो नेविगेट करना मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, फाइंड करना, उसको सर्च करना। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी हमें नेविगेट करना पड़ेगा, वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, उसका सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो शी इज़ ट्राइंग टू नेविगेट हर वे, मतलब अब वे का मतलब यहाँ पे हमारा पाथ हो गया। ठीक है, तो लाइफ का भी पाथ होता है ना, डायरेक्शन हो गया, ये समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, हाँ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है हर एक चीज़ को मिलाकर, हर एक चीज़ को लेकर, एक एक चीज़ को इंक्लूड करके। तो और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, ये एक्सक्लूसिव प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो सब नहीं है उसके अंदर में, उसमें सिर्फ वो ही हैं जिन्होंने ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। इंक्लूसिव मतलब हर एक पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व है। सो इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग और ऑल टाइप ऑफ पीपल। अगर हम किसी पर्सन को कह रहे हैं कि ये पर्सन का नेचर इंक्लूसिव टाइप का है, तो इसका मतलब ये भेदभाव नहीं करता है लोगों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, और जैसे जेंडर के बेसिस पे, धर्म या कास्ट या किसी भी चीज़ के बेसिस पे या रैंक्स के बेसिस पे ये डिफरेंशिएट नहीं करता है। तो इस पर्सन का नेचर अगर इंक्लूसिव है तो मतलब हर एक को वो इक्वल ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए वो पर्सन कैसा हो गया, ओपन माइंडेड है, अनबायस्ड है। और अगर एक्सक्लूसिव है, कुछ लोग बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं जो कुछ ही पर्टिकुलर टाइप के लोगों से बात करना पसंद करते हैं, सो वो ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, सो उनको हर चीज़ को वो नहीं अपना सकते। बट इंक्लूसिव लोग इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन जनरल, सारी चीज़ों को वो लेके चलते हैं। जैसे हिज फादर इज़ फार मोर इंक्लूसिव नाउ देन ही यूज टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, या आप कुछ भी बोल सकते हैं सेंटेंस में, मैंने जैसे फादर वर्ड यूज़ किया है, तो उनके जो फादर है ना, वो अभी बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है कंपैरिजन पहले के। सो पहले के कंपैरिजन में वो अभी तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए हैं, पहले तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, पहले तो वो बहुत लिमिटेड थे। ठीक है। सो हिज, जैसे आई एम फार मोर इंक्लूसिव नाउ देन आई यूज टू बी, इसका मतलब पहले मैं थोड़ी लिमिटेड हुआ करती थी, सबसे बात नहीं करती थी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जैसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, नहीं 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 मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं है, नहीं वो चीज़ अच्छी नहीं है, नहीं ये काम नहीं करना है, तो आप एक्सक्लूसिव, आप लिमिटेड टाइप में हो, बट यू आर लाइक ओपन टू ईच एंड एवरीथिंग। यस, लाइफ तो एक ही बार मिली है, लेट्स राइट। सो यू आर टाइप ऑफ इंक्लूसिव, योर नेचर इज इंक्लूसिव। डन है यहाँ तक, आगे देखें। सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, जैसे अगर आपने किसी की हेल्प की, वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि एक मेजर आपने उसकी हेल्प की है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर किसी को 1000 की रिक्वायरमेंट है और अगर सपोज करो कि आपने उसको 700 भी दे दिए या 600 भी दे दिए, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट हेल्प हो गई ना उसकी। बट अगर 1000 की रिक्वायरमेंट में आप 100 या 50 रुपए दे रहे हैं, तो ये हेल्प उतनी वर्थ इट नहीं है, उस समय पे वो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएगी। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सिग्निफिकेंट हेल्प। हेल्प कैसी है, जो अच्छी खासी है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता बता रही है। तो महत्वपूर्ण है ना, इम्पॉर्टेंट, लार्ज और ग्रेट, मतलब आपने किसी की हेल्प की और वो ग्रेट इन साइज है, ग्रेट इन नंबर है। ठीक है। कोई बदलाव हुआ है जो बहुत नोटिसेबल है, जो सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब क्या हुआ, एक अच्छा खासा चेंज है जिसे आसानी से नोटिस किया जा सकता है। सो सिग्निफिकेंट के सिनोनिम्स हम देखें तो नोट वर्दी है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है, बिग है, मेजर है, नोटेबल है, अपने आप वो ध्यान में आ रही है। और अगर एंटोनिम्स में देखें तो वो क्या हो जाएगा, लिटिल है ना के बराबर है। वो जैसे मैंने बोला कि अगर 1000 की ज़रूरत में आप 50 रुपए उसको दोगे, तो उसकी जो हेल्प है ये आपकी बिल्कुल
उसको बहुत बड़ा चेंज नहीं ला पाएगी। ये हेल्प कैसी है, बहुत माइनर है, नेग्लिजिएबल है। 1000 के कंपेयर में 50 रुपए का वो बंदा कैसे कुछ यूज़ कर पाएगा, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, अनइम्पॉर्टेंट है, स्मॉल है। सो अब से मैंने सिनोनिम्स के साथ में एंटोनिम्स भी क्लास में ऐड कर दिए हैं। सेंटेंस देखें, जैसे कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्राइसेस अमंग द स्टोर्स हेयर। तो जैसे अगर मान लो कि आप मार्केट में गए हैं, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं, तो अलग अलग शॉप्स पे जो है ना अलग अलग प्राइस हैं, और उनके प्राइसेस में भी ना काफ़ी खासा डिफरेंस है। मतलब मान लो कोई है जो एक सामान को 500 में दे रहा है, एक बंदा है 600 में दे रहा है, एक बंदा 700 में दे रहा है, एक बंदा है जो 450 में दे रहा है। तो इनके जो प्राइसेस है ना, इनमें काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। मान लो 10-5 रुपए का मार्जिन पे नहीं है, एक अच्छा खासा मार्जिन है, उनमें एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। डन है। नेक्स्ट हमारा ईडियम हो जाता है ब्रिज द गैप। गैप है उसको हम ब्रिज कर रहे हैं। अगर आप जब भी जानते हैं ब्रिज का क्या काम होता है, ब्रिज जो है वो आपका क्या करता है, जैसे एक किनारे से दूसरे किनारे को कनेक्ट करता है ना। ब्रिज का क्या काम होता है जो, अच्छा एक बात पता है आपको, ब्रिज में और ओवरपास में डिफरेंस क्या होता है, कि कमेंट में बता देना। बट जो ब्रिज होता है वो एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करता है, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो एरिया में डिफरेंस है, इसको कम कर रहा है। अगर सपोज आपको यहाँ बीच में नदी बह रही है और आपको इस पार से इस पार जाना है, तो पहले आपको ऐसे पूरा आना पड़ेगा, फिर ऐसे आप जाओगे। लेकिन ब्रिज ने क्या किया, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकते हो, तो आपके डिफरेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया है, लेंथ को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो अगर हम किसी भी चीज़ के गैप, अगर हम किसी भी चीज़ में हम ब्रिज कर रहे हैं, जैसे ब्रिज द गैप, किस चीज़, अब हम क्या कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में जो कनेक्शन है, जो दूरी है, उसको हम कम कर रहे हैं। तो टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन थिंग्स दैट आर सेपरेटेड, तो चीज़ों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें दूर हैं उनके बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, उनके बीच में हम जो डिफरेंस है उसको कम कर रहे हैं। जैसे ये एप्लीकेशन जो है ना, ये दिस एप्लीकेशन विल ब्रिज द गैप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। देखो आपको पता है EMPLOY, एम्प्लॉय करने का मतलब होता है हायर करना, ये वर्ब है। एम्प्लॉय कौन होते हैं, जो आपके वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो उनको नौकरी दे रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन है, जैसे बहुत सारी हाँ Naukri.com है, ये जो एप्लीकेशन है, ये क्या करेगी, जो एम्प्लॉय है ना, जो जॉब करना चाहता है और जो जॉब देना चाहता है, उन दोनों के बीच के गैप को क्या कर देगी, वो कम कर देगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टैंड स्टॉल, ये हमारा फ्रेज हो जाता है। स्टैंड टॉल का मतलब क्या होता है, कि आप अपने आप पर प्राउड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर अपसेट बट यू डिड द राइट थिंग, सो स्टैंड टॉल। आई नो, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपसेट हैं, लेकिन तुमने जो किया वो सही किया, इसलिए तुम प्राउड रहो अपने ऊपर और कॉन्फिडेंट रहो। बट यू डिड द राइट, आपको पता है यहाँ पे जो डिड है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आप बता सकते हैं डिड यहाँ पे मेन वर्ब क्यों है, वरना आपको तो पता है कि डिड हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो क्या डिड यहाँ पे मेन वर्ब है, मैंने सही बात बोली है या मैंने गलत बोला है? और अगर सही बोला है तो जरा इसकी एक्सप्लेनेशन दे देना आप। डन है, आगे देखें। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डिस्पैरिटी। अच्छा, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, ITY लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। पैरिटी का मतलब होता है इक्वल, पार है वो चीज़, एकदम स्टैंडर्ड है ना, एक हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, तो ये पार है। ये पार का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड। सो आपका पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, समानता, और डिस्पैरिटी का मतलब हो गया असमानता। ठीक है, सो लैक ऑफ इक्वालिटी एंड सिमिलैरिटी। तो अब जैसे हम लोग बोल सकते हैं जेंडर डिस्पैरिटी, रेशियल डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी, लैंग्वेज डिस्पैरिटी, और बहुत टाइप के लोगों के बीच में असमानताएं होती हैं, भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस करते हैं। सो वो हो जाएगा हमारा डिस्पैरिटी। अ लैक ऑफ इक्वालिटी, हम समानता नहीं दे रहे हैं, सिमिलर चीज़ों को नहीं आंक रहे हैं, स्पेशली इन अ वे एंड दैट इज़ नॉट फेयर। जिस तरीके से हम लोगों के बीच में असमानता कर रहे हैं और वो सही नहीं है।
सिनोनिम्स अगर हम देखें, भेदभाव है ना, डिफरेंस, वेरिएंस, इम्बैलेंस, डिसिमिलैरिटी। तो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? सबसे पहले पैरिटी का मतलब इक्वालिटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, लाइकनेस हो गया। मतलब हम मेरिट के बेस्ड पे लोगों को देख रहे हैं। अगर मान लो एक आजकल तो खैर जॉब वगैरह में आपका जेंडर डिस्पैरिटी कम हो गया है। अगर कोई सेम पोस्ट है और अगर उस पोस्ट पे कोई भी अप्लाई करता है तो उसके लिए जो एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके स्किल्स के बेस पे, ये मान लेते हैं कि कोई पोस्ट है जिस पे आपको 70 से 80 हज़ार की आपको सैलरी मिलेगी। अब फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे कोई महिला आती है या कोई आपका मेल आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका जैसा एक्सपीरियंस होगा वो होगा, उनको उस हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे डिस्पैरिटी नहीं है, समानता है, वहाँ पे पैरिटी है, सिमिलैरिटी है, इक्वालिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? असमानता। सो द ह्यूज डिस्पैरिटी इन पे कैन नॉट बी जस्टिफाइड। अब बहुत जगह ऐसे होता है जो आपका ह्यूज डिस्पैरिटी होती है, हम जेंडर बेस कर देते हैं कि नहीं नहीं मेल को ज़्यादा जाएगी, फीमेल को कम जाएगी। इस तरीके से जो ये डिस्पैरिटी है, जो ये डिफरेंसेस है, ये जो इम्बैलेंस है, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेरिटोरियस। ओ यू एस लगा हुआ है तो आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव है। मेरिटोरियस का मतलब हो जाता है कोई भी ऐसी चीज़ जो सराहनीय है, मतलब वो डिज़र्व करती है कि उसकी तारीफ की जाए, मतलब वो प्रेज वर्दी है, एडमिरेबल है, लॉडेबल, डिजर्विंग। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? वर्थलेस, एकदम बेकार है, अनडिजर्विंग है। डेप्लोरेबल का मतलब होता है हेटफुल। अब अगर हम प्यार करने लायक है तो वो हमारी क्या होगी? एडमिरेबल है। और हेटफुल है तो वो डेप्लोरेबल हो गई। जैसे फ्री लैपटॉप्स विल बी गिवन टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, तो ऐसे स्टूडेंट जो सराहनीय हैं, जो जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऐसे स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स जो हैं वो फ्री में दिए जाएंगे। आप ये मत सोचना कि मैम एडजेक्टिव में एस कैसे लगा दिया, इसकी स्पेलिंग ही मेरिटोरियस है, एस पे खत्म होती है, स्पेलिंग ही ये है, हमने इसको एस नहीं लगाया है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? आउटले। आउटले का मतलब होता है लागत, मतलब वो खर्चा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नाउन। तो अब हम यहाँ पे देखें, अच्छा, एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन समथिंग, ये हो गया एक्सपेंस, हो गया कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, प्राइस एक्सेट्रा। जैसे माय फादर बिगेस्ट आउटले मीन्स मेरे फादर का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो किस पर है? प्रॉपर्टीज़ पर है। तो जैसे कि जो मेरे फादर हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना पैसा कहाँ पे खर्च किया हुआ है? प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में खर्च किया हुआ है। तो ये आज हमारी वोकैबुलरी इतनी ही थी। आप इसे रिवाइज करेंगे, मैंने सिनोनिम्स के साथ में एंटोनिम्स भी जोड़ दिए हैं और बहुत अच्छे से क्लास हो रही है। आप रिवाइज करिए। आप, आई प्रॉमिस, अगर आप रेगुलर आप 3 to 4 मंथ अगर आप क्लास को रखेंगे तो आप अपने आप जो अपनी इंग्लिश है उसमें चेंज आप देखेंगे। बट 3 to 4 मंथ्स आपको रेगुलर रहना होगा। वोकैबुलरी को दिन में 2-3 बार रिवाइज करना होगा, स्पेलिंग को रिवाइज करना होगा, आर्टिकल को एक बार सेल्फ रीड करना होगा। डन है। मर्चेंडाइजर। मर्चेंडाइजर कौन होते हैं? आपने ये वर्ड सुना है पहले तो आपके लिए इजी है, नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। वैसे तो मर्चेंडाइजर अगर हम देखें तो ये एक पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ई आर लगा जैसे टीचर वगैरह होता है तो ये नाउन हो गया। और जैसे हिंदी में देखें तो ये विक्रेता होता है। और विक्रेता कौन होता है? जो कोई भी जो बिक्री कर रहा है, जो जो आपका बायर बाय कर रहा है और फिर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है ना। तो जितने भी आपने जो भी शॉप्स वगैरह पे होते हैं, लोग जो शॉपकीपर होते हैं वो सामान खरीदते हैं और फिर उसको प्रॉफिट में बेच देते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे मैम ये मर्चेंडाइजर फिर कैसे डिफरेंट हुआ बाकी से? अब देखो पता है क्या है, मर्चेंडाइजर का जो जनरली जैसे शॉपकीपर से थोड़ा डिफरेंट ये हो जाता है कि मर्चेंडाइजर का फंक्शन क्या होता है कि जो सामान है उसके प्रमोशन से लेके उसकी सेलिंग का जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, जो डिस्प्ले करना होता है। जैसे सपोज करो हम एक स्टोर पे विजिट किए, ठीक है, हम एक स्टोर पे विजिट किए, आप थोड़ा कोई जैसे H&M वगैरह है या कोई मॉल वगैरह कंसीडर करो, आप कोई गिफ्ट शॉप सोचो जो अच्छी खासी थोड़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट शॉप है, तो आप उसका देखेंगे उसका डिस्प्ले किस तरीके से लगा हुआ है। आप देखेंगे वहाँ पे आपको रखी हुई हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही है अपने लिए। क्यों? क्योंकि उसको डिस्प्ले करने के लिए उसके पीछे जो कलर कॉम्बिनेशन को चूज़ किया गया है, उसके जो चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये पूरा काम, ये जो
सोच किसकी रहेगी, ये जो पूरा फंक्शन है ये मर्चेंडाइजर का है। काम वो दूसरे बंदों से करवाएगा, बट जो सोचना है कि इस चीज़ को हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है, ये ऐसे डिस्प्ले होगा तो ये अट्रैक्टिव होगा हमारा, तो ये एक फंक्शन हो गया। और क्या हो गया, जैसे अब हम अगर हम बात करते हैं कोई हमारा जो सामान है, देखो यहाँ पे अगर दिख रहा होगा, सो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी, जैसे आपका कोई देखो सपोज आपको ऑर्डर आ गया है ना, ऑर्डर आ गया, तो अब ऑर्डर की आपको सोर्सिंग, जैसे हम कपड़े वगैरह की बात करते हैं तो फाइबर को चेक करना है, फिर उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, उसका इंस्पेक्शन, फिर वो ऑर्डर शिप हुआ कि नहीं हुआ, है ना। शिप ऑनलाइन ऑर्डर, जैसे वर्चुअल मर्चेंडाइजर है ये, तो ऑर्डर हमारा शिप हुआ कि नहीं हुआ, फिर उस फाइल को क्लोज करना और उस कस्टमर का फीडबैक लेना, फिर कस्टमर के फीडबैक्स पे ही आप देखते हैं मार्केटिंग होती है कि हमारे देखो ये हमारे कस्टमर्स हैं, ये हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कौन कर रहा है, ये मर्चेंडाइजर कर रहा है। तो मर्चेंडाइजर का फंक्शन क्या है, ये सारे रोल हो जाते हैं, ठीक है। सो जनरली इनका पूरा काम क्या है, ये सब चीज़ों के एक अरेंजमेंट को देखना, उसके एडवर्टाइजमेंट को देखना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, हमें अपने जो सामान हैं उसको कब से हमें उसको शुरू कर देना है, ये सब जो चीज़ें आ जाती हैं ये मर्चेंडाइज़र का ही फंक्शन होता है, ठीक है। तो प्रमोशन एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये तो एक सिंपल में मैंने लिखा, बट जो जनरल में मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप सोचोगे तो अभी किराना शॉप वगैरह पे मत जाना, जो मॉल वगैरह होते हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप, जनरली आज जैसे तो स्मॉल शॉप मतलब ऐसा नहीं है स्मॉल बिजनेस ओनर मर्चेंडाइजर को हायर नहीं कर सकते, डेफिनेटली हायर करेंगे वो भी, जब अगर उनको अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे या उसको अट्रैक्टिव करना है, कस्टमर को अपनी तरफ में अपील करना है, तो ये हो जाता है। जब आप देख रहे हो ना मॉल में आपका जो क्या बोलते हैं, जो डमीज वगैरह होते हैं उन पे ड्रेसअप किया हुआ होता है किस तरीके से है, और फिर जो प्रोडक्ट है उसकी हमारे पास क्वांटिटी सफिशिएंट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखना किसका काम होता है, मर्चेंडाइजर का होता है। अब यहाँ पे देखें, सेल्स ग्रोथ हैज़ बीन हर्ट बाय मिसगाइडेड मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी। अब देखो जो सेल्स की ग्रोथ है वो हर्ट हुई, हर्ट कैसे हुई, अब कहोगे मैम सेल्स की ग्रोथ को चोट कैसे लग सकती है, अरे हर्ट होने का मतलब यहाँ पे वो लिटरल मीनिंग नहीं है। हर्ट होने का मतलब हो गया कि जैसे वो जो चीज़ है हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि मान लो हमने सोचा था कि 1 लाख रुपए की हमारी पर डे सेल होगी, बट अब सेल कितनी होगी मान लो 75,000 की, तो ये जो हमारे 25,000 का जो हमको हमारी सेल 25,000 यानी 25K की जो हमें कमी आई है, वो हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी थी वो गलत तरीके से हो गई, वो मिसगाइड तरीके से हो गई, वो टारगेटेड कस्टमर्स को हम नहीं पकड़ पाए, हम मान लो प्रोडक्ट हमने सही से नहीं मतलब क्वांटिटी में नहीं रखा, उसको उतना अपील नहीं कर पाए लोगों को, इसकी वजह से जो हमारी सेल्स ग्रोथ है उसमें कमी आ गई। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कोहोर्ट। कोहोर्ट का मतलब हो जाता है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अराउंड द सेम एज। तो जनरली अगर सेम एज के भी नहीं है तो वो कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे हाँ, एक जोक भी बहुत ज़्यादा वायरल होता मतलब चलता है ना, कि जो लड़कियां होती हैं जो उनकी फ्रेंड्स होते हैं वो अराउंड सेम एज के होते हैं, बट जो लड़कों के जो दोस्त होते हैं कोई 35 साल का है तो कोई 20 साल का, और ये एकदम बडीज बने हुए हैं। तो यहाँ पे लड़कों के लिए ग्रुप बनाने में उनको सेम एज की ज़रूरत नहीं है, बस लड़कों की वाइब मैच हो जाए। वाइब क्या समझिएगा, अरे भाई है अपना, बस उतना ही हो गया, उतने में वो लोग दोस्त बन जाते हैं। सो बट यहाँ पे देखो, अब ये भी तो ग्रुप तभी बन पाएगा ना जब इनमें हर लड़का एक दूसरे से थोड़ी कनेक्ट कर लेगा। तुम लोग ऐसे थोड़ी चलते आ रहे भाई भाई है अपना, ठीक है, बट दोस्त थोड़ी ना बना लोगे। दोस्त कैसे बनाओगे जब उसके साथ में आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स, कुछ बातें मैच करेंगी। तो कोहर्ट का मतलब ही हो जाता है, एक तो वही हो गया कि सेम एज के लोग हैं, जैसे हम लोग क्लासरूम्स वगैरह में जो हमारे पीयर्स होते हैं, पीयर प्रेशर आपने वर्ड सुना होगा। पीयर कौन होते हैं, जो हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना। कलीग्स में ज़रूरी तो नहीं है कि वो सेम एज के हैं, बट वो सेम कैरेक्टरिस्टिक है। कलीग्स कौन होंगे, जो आपके सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो मतलब उनकी भी तो कैरेक्टरिस्टिक सेम सी हैं, सेम ही है ना, सेम ही गोल के लिए हैं, सेम थिंकिंग है, तभी तो आप लोग एक ही जैसे काम कर रहे हो।
आपके एसोसिएट्स है, ग्रुप है, ये होता है कोहर्ट। तो सेंटेंस हो गया दीपक और उसका ग्रुप, है ना। दीपक और उसका ग्रुप जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था, प्लीज्ड मतलब मज़ा नहीं आया उनको अपनी ट्रिप से। ऐसे बना ली ट्रिप, कोई प्लानिंग तो की नहीं, चले गए भाई ऐसे ही मुंह उठा के। अब ना तो कुछ समझ में आ रहा है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो फिर मज़ा नहीं आया। होटल वगैरह कुछ भी खाना वाना कुछ समझ में नहीं आया, तो मज़ा नहीं आया ट्रिप से उनके पूरे ग्रुप को। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंसिव। तो इंटेंसिव आपने सुना होगा, जैसे आईसीयू होता है ना, इंटेंसिव केयर के लिए होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये इंटेंसिव का मतलब क्या है? इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अगर किसी को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, मतलब उसको कंप्लीट केयर की ज़रूरत है, उसको एकदम कंसंट्रेटेड फोकस उसी के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको इंटेंसिव स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, तो आपको एक बहुत कंप्लीट स्ट्रैटेजी, आप ऐसे ऊपर ऊपर से करके आपका काम नहीं चल पाएगा। तो इंटेंसिव का मतलब होता है इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एक्टिविटी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हमें कुछ चीज़ करनी है, अगर हमें कुछ चीज़ सीखनी है, तो हमें उसके लिए इंटेंसिव प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थॉरो, कंप्लीट, कंसंट्रेटेड, फोकस्ड होके, इन डेप्थ, केयरफुल, कंप्लीट, है ना। और अगर एंटोनिम देखेंगे तो मॉडरेट, नॉर्मल सा हो गया। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, और इसका तो है इन डेप्थ में। और इनकम्प्लीट, ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का भी चलेगा। जैसे शी कैन सर्वाइव इन ओनली इंटेंसिव केयर, तो अगर वो सर्वाइव करेगी ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एकदम कंप्लीट, एकदम कॉन्सनट्रेटेड केयर उसको चाहिए, कि उसको फोकस्ड एक बंदा होना ही चाहिए जो उसकी देख रेख कर सके, तभी वो सर्वाइव कर सकती है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। डन है। केयर कैसी हो गई भैया? इंटेंसिव हो गई, एकदम थॉरो हो गई, कंप्लीट हो गई। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये क्लियर है आपको? आगे देखें। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इम्ब्रेस। इम्ब्रेस के दो मीनिंग होते हैं। एक इम्ब्रेस का मीनिंग होता है किसी को गले लगाना, है ना। आपने उसको इम्ब्रेस कर लिया, मीन्स आपने उसको गले लगा लिया। तो इम्ब्रेस करने का एक मीनिंग होता है किसी को गले लगाना, उसको हग करना। डन है। तो अगर आप उसको गले लगा रहे हो, आप ऐसे सोचो, इम्ब्रेस का मतलब आप उसे गले लगा रहे हो, आप उसे हग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसको प्यार करते हो, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, आप उसको गले लगा कर रहे हो, अरे कोई नहीं यार, ठीक हो जाएगा। तो आप उसको बता रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, है ना। अगर हम किसी अब ये तो हमने रियल में देख लिया इम्प्रेस का मतलब क्या है। अगर हम कोई बिलीव है, कोई थ्योरी है, कोई चेंज है, कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और हमने उस प्रॉब्लम को एम्ब्रेस किया, यानी हमने उस प्रॉब्लम को स्वीकार किया कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है और हमें इसको बदलना है। तो एम्ब्रेस का मतलब एक तो पता चल गया, किसी को हक करना, गले लगाना, रियली वाला हो गया। और दूसरा हो गया कोई भी बात है, कोई थ्योरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंज है, उसको आपने एम्ब्रेस किया, मीन्स आपने उसको एक्सेप्ट किया, आप उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिए, और आप उनको बिलीव, हाँ कि हाँ जो भी है ये ठीक है। स्वीकार करना, सपोर्ट करना, वेलकम करना, एक्सेप्ट मतलब वही हो गया। अब देखो एंड्योर, आप सोचोगे मैम एंड्योर का मतलब तो किसी चीज़ को झेलना होता है। यार प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आप उसको झेल रहे हो कि हाँ भाई अब तो मैंने इसको बियर करना ही है, मैंने इसको सहना ही है, एक्सेप्ट तो मैंने करना ही है। जैसे देखो शी एम्ब्रेस्ड, वर्ब हो गई ना, तो एम्ब्रेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया, वर्ब हो गया। शी एम्ब्रेस्ड हर हार्डशिप्स विदाउट कंप्लेंट, तो बिना शिकायत के उसने जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, जो हार्डशिप्स थी, उनको एक्सेप्ट किया, उनको उसने उसमें आगे बढ़ी वो, कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको हमें डील करना ही है। डन। अब अगर डील नहीं करना, आपने एक्सेप्ट नहीं करना, तो मतलब आपने रिजेक्ट कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। जैसे मैंने कहा कि हम उस चीज़ का हम स्वागत करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उसकी निंदा कर रहे हैं। डिसडेन करना मतलब उसकी निंदा निंदा करना, सेंश्योर हो गया। डन है। अब जैसे यहाँ पे लिखा होता शी एम्ब्रेस्ड हर सिस्टर, पता है इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपनी बहन को गले लगा लिया, उसने अपनी सिस्टर को गले लगा लिया। तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे, और इन शब्दों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करिए, बस मेरा यही आपसे बार बार कहना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेडिली। रेडिली का मतलब होता है तुरंत, एकदम मस्त, अपनी तरीके से हो गए। अगर आपको किसी किसी ने बोला चल भाई पार्टी करने चल रहे हैं, और आप रेडिली उस चीज़ में एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स आपने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपनी इच्छा से एक्सेप्ट कर लिया, बिना किसी प्रॉब्लम के। कभी कभी देखते हो नखरे करने पड़ते हैं, अरे नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को मन नहीं है। तो रेडिली का मतलब अपनी इच्छा से और तुरंत, क्विकली।
इमीडिएटली, विलिंगली और विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के बिना भाई हम बात मान गए आपकी। विलिंगली, ग्लैडली, ग्लैडली मतलब हैप्पीली, ईजिली, क्विकली। और एंटोनिम्स में फोर्स, अरे यार भाई चल ले ना भाई चल ले, या फिर अब वो अपनी उसकी इच्छा नहीं है, अनिच्छा से वो जा रहा है, मुश्किल से जा रहा है और बहुत सारे एफर्ट्स उसको लगाने पड़ रहे हैं। तो ही रेडिली अग्रीड टू हेल्प, की मतलब वो आसानी से और तुरंत वो हमारी हेल्प के लिए अग्री हो गया। रेडिली क्या है, ही रेडिली अग्रीड, अग्री कैसे हो गया, तुरंत हो गया, बिना किसी प्रॉब्लम के हो गया, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब हो गया। डन है। नेक्स्ट है नोटेबली। नोटेबली का हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को ना एम्फिसाइज करना चाहते हैं। एम्फिसाइज करना मतलब जब हम किसी चीज़ पे जोर देना चाहते हैं, जब हम उस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जब हम उस पॉइंट को अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो नोटेबली का मतलब खास करके, विशेष करके, इन अ पर्टिकुलर, स्पेशली, तो टू एम्फिसाइज अ पर्टिकुलर क्वालिटी दैट समवन और समथिंग हैज़। जैसे ये फिल्म थी ना, तो इस फिल्म का जो प्लॉट था वो खास करके मिसिंग था। आप कह सकते हैं खास करके ये चीज़ तो बेकार है एकदम, सब तो ठीक है बट खास करके ये बहुत बेकार है। तो ये हो गया हमारा, आगे करें। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। प्रोमिनेंट का मतलब होता नहीं, वो दूसरा शब्द था, हाँ, बट उसमें सिनोनिम्स में पढ़ा था। प्रोमिनेंट का मतलब होता, अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं, किसी चीज़ को बोल रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है जो प्रोमिनेंट है, तो इसका मतलब वो बहुत फेमस है, मतलब वेल नोन है, लोग उसको जानते हैं, फेमस है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है, आउटस्टैंडिंग है, इम्पॉर्टेंट है, फॉरमोस्ट है। अच्छा, एक और वर्ड होता, प्रोमिनेंट का एक और मीनिंग होता है, वो होता है जैसे नोटिसेबल, या ऐसी कोई चीज़ जो आसानी से नोटिस में आ जाए। जैसे कोई हमारा फेस है ना, तो हमारे फेस पे ऐसे फीचर हो सकते हैं जिसकी वजह से आप, मेरी आइज़ को जनरली लोग कहते हैं कि आपकी आइज़, जब भी मेरे को देखते हैं तो वो आइज़ के ऊपर मतलब उनका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हो सकता है कि मेरी आइज़ जो है वो मेरे फेस का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है, मतलब वो हाईलाइट हो जाती है, वो अचानक से नोटिस में आ जाती है। और सपोज जैसे आपने देखे होंगे कुछ लोग के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो कहेंगे ना, अरे उसके कान बहुत बड़े बड़े हैं। अगर उसको, जैसे मान लो कोई पर्सन है, हम उसको पहली बार मिल रहे हैं और फोटो में देखा है, तो दूसरा बंदा कहेगा अरे उसके कान थोड़े बड़े बड़े हैं, तो आप पहचान लोगे, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी नज़र में जिसके से किसी की थोड़ी नाक बड़ी होती है, तो वो भी एक प्रोमिनेंट फीचर होता है जो आसानी से मतलब उभर के बाहर आता है, और आप उसको नोटिस किए बिना आप छोड़ ही नहीं पाओगे, वो आसानी से नोटिस में आ ही जाता है। तो ये भी हमारा प्रोमिनेंट होता है ना। अब देखो, अब वो अननोन है, एकदम नॉर्मल है, कोई फीचर ऐसा हाईलाइटेड नहीं है, नॉर्मल है, या फिर वो पर्सन भी अननोन हो सकता है। कोई प्रोमिनेंट का मतलब फेमस है, वेल नोन है, अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, कोई पावरफुल नहीं है, नेमलेस है, एनोनिमस है। तो शी प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन हिज कंपनी, तो वो अपनी कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर अदरवाइज देखें तो, अगर वो नॉर्मल है, कोई खास इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, कोई खास उसका रोल है नहीं। प्रोमिनेंट फीचर्स हम बात कर रहे थे, प्रोमिनेंट पर्सन की बात कर रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड है रिटेन। रिटेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो जाता है, मतलब किसी चीज़ को रखे रखना, उसको कंटिन्यू रखना, कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग, उस चीज़ को होल्ड करके रखना। जैसे आप इतनी सारी वो कैब कर रहे हैं, तो क्या आप इन सबको एक ही बार में रिटेन कर पाएंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। एंड पता है आपको, मैं एक और बात बताती हूँ, रिवीजन तो आपको करना ही करना है, बट अगर आप ये क्लास एवरी डे फॉलो कर रहे हैं ना, कहीं भी हो, कैसे भी हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कैसे भी सिचुएशन, बट आप क्लास डेली फॉलो करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें रिटेन होने लगेंगी। क्योंकि पता है हमारा जो ब्रेन है ना, वो बहुत चीज़ें एकदम से नहीं ग्रैब कर पाता है। विद टाइम जब वो सेम चीज़ बार बार हिट कर रही होती है, तो भी वो चीज़ हमें रिटेन होने लग जाती है। सो डोंट वरी एंड डोंट फोर्स योर सेल्फ, बी नॉर्मल, काम, रिलैक्स, चिल। तो रिटेन करके रखना, किसी चीज़ को होल्ड करके रखना, कंटिन्यू, होल्ड, कीप, मेंटेन, है ना। सो यू कांट रिटेन ऑल द वोकैबुलरी इन अ सिंगल गो, तो आप एक ही गो में सारी की सारी वोकैब को रिटेन करके, होल्ड करके नहीं रख सकते हो, आप याद करके नहीं रख सकते हो। जैसे शी कांट रिटेन, कोई एग्जाम्पल, दूसरा रिटेन का एग्जाम्पल बताना, होल्ड करने को सेंस में, याद करने के अलावा दूसरा कोई सेंस बताना। जैसे आपने रिटेन नहीं रखा, आपने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, त्याग दिया, अबंडन, रिलिंक्विश। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बाउंड। बाउंड के कई सारे मीनिंग होते हैं, हम यहाँ पे बहुत सिंपल रखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव वाला रखेंगे। और बाउंड का मतलब होता है आप बांधे हैं वो काम को करने के लिए, मीन्स आपको ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू डू दिस वर्क, हैविंग अ मॉरल और लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग।
आपकी वो ड्यूटी है, आपको वो काम करना ही पड़ेगा, आपको कोई और ऑप्शन है ही नहीं, यू हैव टू डू इट. So you are obliged, you are forced, committed, pledged or constrained. You are limited, you have to do this. So you are bound to feel nervous before your interview. It's very normal, है ना. तो ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के पहले ये नर्वस फील होना, इट्स वेरी नॉर्मल. सो यू आर बाउंड टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव नो अदर ऑप्शन. एफ्लुएंट. एफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है? जो लोग रिच होते हैं, है ना, जो धनी होते हैं, अमीर होते हैं, उन लोगों को हम लोग एफ्लुएंट बोलते हैं. तो AFFLUENT. हमने क्या बोला? जो लोग रिच होते हैं, है ना, रिच. तो रिच क्या हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है? एडजेक्टिव. तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव. एफ्लुएंट लोग कौन होते हैं? जो बहुत अमीर हैं, अमीर. तो हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी. तो आपके पास में बहुत सारा पैसा है. डन. तो वेल्दी, रिच, ओप्यूलेंट, वेल टू डू, वेल ऑफ, इन सब का मतलब है जब आप रिच हैं, अमीर हैं. और अगर एंटोनिम बनेगा तो पुअर वाला बन जाएगा, पुअर. पेनीलेस, पेनी का मतलब मनी हो गया, पैसा हो गया, और लेस मतलब पैसे से हीन है, हमारे पास पैसा नहीं है तो गरीब हो गए. नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा पेन्यूरियस या डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जब आप किसी भी रिसोर्स से वंचित होते हैं, आपके वो पास में वो चीज़ नहीं है, वो सामान नहीं है, आप वो लैक कर रहे हैं. सो एफ्लुएंट का मतलब कौन होते हैं? जो लोग रिच होते हैं, जो अमीर होते हैं. सो दे आर वेरी एफ्लुएंट, दैट मीन्स दे आर वेरी रिच, सो दे कैन अफोर्ड एनीथिंग. तो वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं. आप सिंपली आप रिच वर्ड यूज़ करते हो, तो आज से आपको रिच वर्ड को चेंज करके अपनी डिक्शनरी में क्या यूज़ कर लेना है? एफ्लुएंट. आज से आपको अपनी डिक्शनरी में क्या वर्ड यूज़ कर लेना है? एफ्लुएंट. आपसे अब जब भी आप बोलोगे ना शी इज़ वेरी रिच, तो आप क्या बोलेंगे? नो नो नो, मैम ने बोला था रिच नहीं बोलना है, अब हम बोलेंगे एफ्लुएंट. अच्छा, आप लोग देखते हैं ना, जब हम लोग इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या जब हम लोग इंग्लिश न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी थोड़ी इन्हेंस्ड होती है. तो एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, इसको अपनी नोटबुक में ही बंद करके रख देते हैं. अब आप सोचो कि जहाँ वर्ड आप रिच यूज़ कर रहे हो वहाँ आप एफ्लुएंट यूज़ करोगे, आपकी भी वोकैबुलरी इन्हेंस्ड हो चुकी है. तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, यू जस्ट हैव टू यूज़ इट. सो लाइक शी इज़ वेरी एफ्लुएंट, सो शी कैन अफोर्ड एनीथिंग. वो कुछ भी अफोर्ड कर सकती है, वो कुछ भी खरीद सकती है, क्योंकि वो अमीर है, उसके फादर बहुत अमीर हैं, तो शी कैन डू एनीथिंग. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अलार्मिंग. अलार्मिंग का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके मन में डर पैदा कर रही है, जो बहुत डरावनी है, चिंताजनक है, वरिंग है, डिस्टर्बिंग है. तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या हो जाता है? एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो चीज़ कैसी है? डरावनी है, चीज़ की विशेषता बताई जा रही है. तो अलार्मिंग क्या हो जाता है? कोई चीज़ जो बहुत डरावना है, चिंता पैदा कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला कोई चीज़ है. तो सिनोनिम्स हो जाएंगे टेरिफाइंग, फ्राइटनिंग, स्कैरी, हॉरिबल. और एंटोनिम्स क्या होंगे? कोई चीज़ जो बहुत मन को सुकून दे रही है, कोई सूदिंग, बहुत शांत, एक म्यूज़िक आप सुन रहे हैं जो बहुत सूदिंग है, बहुत कामिंग है, बहुत रिलैक्स कर देने वाला है. तो ये इसके आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे. अलार्म मतलब आपको चिंता में डाल दिया. कैसे याद कर सकते हैं? हाँ, जो हमारा अलार्म बजता है, और अलार्म बजता है तो कैसे रिलेट करें? अगर सपोज़ करो अलार्म बजा ही नहीं, अब वो सिचुएशन कैसी हो जाएगी? वो बहुत परेशान वाली हो जाएगी. आपको ड्यूटी जाना है, स्कूल जाना है, क्लास में जाना है, और आपका अलार्म ही नहीं बजा, तो अब सिचुएशन कैसी हो चुकी है? अलार्मिंग हो चुकी है. हाँ, ऐसे कर सकते हैं. अगर आप अपने अलार्म को मिस कर देंगे ना, तो क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि हम सोचते हैं 2 ही मिनट, और 2 मिनट कब हमारा 10 मिनट, और 10 मिनट छोड़ो, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकल जाता है, 45 मिनट निकल जाता है. उसके बाद आँख खुलती है तो देखते हैं हाँ भाई ये क्या हुआ, अभी तो जस्ट अलार्म बजा था. तो अब सिचुएशन कैसी हो गई? अलार्मिंग हो गई, बहुत चिंताजनक हो गई, एकदम स्कैरी हो गई. भाई अब तो मैं क्या ही करूँ, अब तो आफत आ चुकी है. और आप अलार्म बजने से पहले ही उठ गए हो, आय हाय हाय क्या मस्त मूड हो रखा है, एकदम सूदिंग, रिलैक्सिंग, मज़ा आ गया. लेकिन वैसे अलार्म की आवाज़ कभी भी रिलैक्सिंग नहीं होती है, बड़ी डरावनी होती है. हाय क्यों बज रही है तू? सोने तो अभी तो जस्ट मैं नहीं, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है अरे अभी तो जस्ट मैं सोई थी, अभी अलार्म कैसे बज गया? तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं. देयर हैज़ बीन एन अलार्मिंग राइज इन द रेट ऑफ साइबर क्राइम. तो ये तो बहुत बड़ी चिंता वाली बात है कि जो साइबर क्राइम है उसके जो नंबर हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है.
अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ये मैंने सोचा इसको मैं आपको समझाने से अच्छा है कि मैं आपको पिक्चर के थ्रू ही इस चीज़ को समझा दूँ। एक वर्ड होता है हमारा ओवरवेट और दूसरा होता है ओबीज़। ओवरवेट और ओबीज़ में क्या अंतर है? ये एक्चुअली हमारा बॉडी मास जो इंडेक्स होता है उसके थ्रू निकाला जाता है। तो जैसे बीएमआई कैसे निकालते हैं, जो हमारा वेट है उसको डिवाइड कर देंगे हमारी हाइट से। ठीक है, तो अगर ये 25 के नीचे रहता है, 25 के नीचे है तो वो नॉर्मल, जैसे अगर वो 18.5 से भी नीचे चला गया तो आप बहुत अंडरवेट हो गए, मतलब कमी है, वजन की कमी है आप में। और अगर 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में अगर आपका बॉडी मास आ रहा है तो मतलब आपका जो वेट है वो नॉर्मल है। बट अगर अगर वो ओवर वेट हो रहा है तो मतलब आप 25 के अब जा रहे हैं, 25 से लेके 29.9। बट अगर आप 30 के अब जा रहे हैं तो फिर आप ओबीज की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये हमारे ब्रेन में बहुत क्वेश्चन आता है जब हम रीड करते हैं कि ओवर वेट एंड ओबीज में क्या डिफरेंस होता है। ओबीज जो सिचुएशन आती है, अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अब ये एक चिंताजनक सिचुएशन है जहाँ पर आपके साथ में बॉडी में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां बढ़ सकती हैं। ओवरवेट को हम लोग अपनी हेल्दी डाइट के साथ में, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ में हम इसको नॉर्मल तरीके से भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। बट अगर ओबीज की कैटेगरी में आ जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं। ये सिचुएशन थोड़ी अलार्मिंग, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। और अगर एक्सट्रीम ओबीज हो गए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो BMI है वो 25 के नीचे ही हमेशा रहे, ताकि आप ना ओवरवेट नहीं होना, पतली सी कमर या ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, एक नॉर्मल अपनी कमर रखनी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेडेंट्री। इसका मतलब होता है एकदम सुस्त वाली ज़िंदगी जीना। यार पता है आप लोग को, जब से मेरी ऑफलाइन क्लास बंद हुई है ना, तब से मेरी लाइफ भी बड़ी सुस्त हो गई है। कैसे, अब पूरा पूरा टाइम ना मेरे को सिर्फ पीसी पे निकलता है। क्या करने में, आपके लिए ये सारा कंटेंट क्रिएट करने में, इसमें 4-4 5-5 घंटे निकल जाते हैं। और सिर्फ बैठे बैठे मेरी खुद की पीठ और मेरा पेट मोटा हो गया है, पीठ में दर्द हो गया है। तो सेडेंट्री का मतलब होता है एकदम सोती हुई लाइफ है, एकदम सुस्त लाइफ है, एकदम इनएक्टिव है हम लोग। सेडेंट्री का मतलब एकदम सुस्त है हम लोग। अरे कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व ही नहीं। अब मैं क्या लैपटॉप को लेके भागूं और उसमें काम करूं, तुम खुद बताओ। बहुत सुस्त लाइफ है ये। तो सेडेंट्री लाइफ कैसी होती है, लाइफस्टाइल एकदम जब सुस्त होती है, जब हम लोग कुछ भी है इसमें काम नहीं कर रहे। जैसे ऑफिस का जो वर्क कल्चर है वो भी सेडेंट्री ही है। सो इन्वॉल्विंग लिटिल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। बैठे बैठे का काम है, इनएक्टिव हैं, स्टिल ऐसे ही शांत बैठे हैं, या फिर आप लेजी भी हो सकता है। सो अब सेडेंट्री का अपोजिट में होगा भाई, आप एकदम एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, मोबाइल है। मोबाइल का मतलब है आप गतिशील हैं, आप मूव कर रहे हैं, एंगेज्ड हैं आप। तो द वर्क इज़ वेरी सेडेंट्री। येस, माई वर्क इज़ ऑल्सो वेरी सेडेंट्री। आई हैव टू सिट, समटाइम आई डोंट वांट टू सिट बट स्टिल आई हैव टू सिट। सो सेडेंट्री मीन्स आपका बैठने वाला काम है, सिटिंग सिटिंग सिटिंग, या सेडेंट्री, सिटिंग सिटिंग सिटिंग, ऐसे कुछ आप याद कर लेंगे। और द वर्क इज़ वेरी सेडेंट्री, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक्टिव होने का मतलब होता है एडजेक्टिव, यानी कोई पर्सन एक्टिव है तो एडजेक्टिव है। अरे वाह, एक्टिव है एडजेक्टिव है, राइमिंग बन गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है आपने, जैसे ना आप किसी से बेटर हो, आप उससे, जैसे दो भाई हैं उसमें से आप उससे बेस्ट हो, वैसे तो बेटर ही होगा, बेस्ट नहीं होगा, बाकी कंपैरिजन करना गलत है, वो किसी और चीज़ में बेटर होगा आपसे। तो ट्रांसेंड का मतलब होता है जैसे क्लास है ना, उसमें आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, या आप दूसरों के कंपेयर में आपने उनको ओवर पास कर दिया, सरपास कर दिया, उनसे आगे निकल गए आप, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में आप उनके आगे चले जाना, या जो यूजुअल लिमिट है, वो स्टैंडर्ड है, उससे ऊपर आप चले गए, उस वो लिमिट को ही आपने क्रॉस कर दिया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हैं, न्यूट्रल होगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसका टोन बदल जाएगा। सो टू बी और गो बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट ऑफ समथिंग। सो उसको सरपास कर दिया मीन्स उसको आपने आगे निकल गए, उससे आउटडू करने का मतलब होता है अच्छी परफॉर्मेंस देना, पीछे छोड़ दिया या बेटर हो जाएगा। शी कैन ट्रांसेंड ऑल हर बैरियर्स, मतलब जितनी, अब देखो यहाँ पे जितनी भी उसकी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो उन सबको क्या कर सकती है, ट्रांसेंड कर सकती है, मतलब उनके ऊपर निकल सकती है, वो उतनी कैपेबल है।
नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ये वर्ब हो गया ना, आप देख सकते हैं कैन के बाद यूज़ किया है, मेन वर्ब की तरह है ये हमारा। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, उससे आगे निकल जाना, सरपास कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो एकदम तबाही कर दे, आफत भरी हो, एकदम तबाही वाली वो चीज़ हो, एकदम प्रॉब्लमैटिक वो चीज़ हो। तो कॉजिंग अ लॉट ऑफ सफरिंग और डिस्ट्रक्शन, तो वो चीज़ कैसी है, डिज़ास्ट्रस है, मतलब तबाही है, बहुत परेशानियों से भरी हुई है, जानलेवा है, फेटल है, डेंजरस है, डिवास्टेटिंग है, अनफॉर्चुनेट और वेरी बैड। और एंटोनिम मतलब सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, हैप्पी है, लकी होना वो चीज़, फॉर्चुनेट है, बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है वो चीज़ आपके लिए। तो जो उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, उसका जो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट का जो इफ़ेक्ट हुआ, जो परिणाम हुआ उसके ऊपर में वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था, बहुत ज़्यादा आफ़त भरा था। सपोज़ करो कि एक तो एक्सीडेंट हो गया, अब वो पर्सन अकेला ही है जो अपने घर में पैसे कमा के लाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी लाइफ़ पे जो है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। एकदम समझ ही नहीं आ रहा कि अब कैसे इस चीज़ से बाहर निकले। तो ये नाउन है, इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट को बता रहा है, कैसा इफ़ेक्ट, बहुत बुरा, तबाही भरा। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आप भी अपनी चीज़ों को पहचानना शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं। और प्लीज़ यार कोशिश करो इन शब्दों को आप यूज़ करो। अभी ना आप देखोगे, आप घर पे हो, आपको लग रहा है मैं बहुत ठीक हूँ, बट जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे, जब आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में आओगे, तो आप देखोगे कि लोग इन शब्दों का डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। फिर आपको लगेगा अरे हमने तो स्पोकन सीखी थी, हमने तो इंग्लिश बोलना सीखा है, बट हम ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप इन शब्दों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, आपने कभी कोशिश ही नहीं की है। आप सिटिंग, जैसे कहते हैं कि मेरा काम जो है ना वो बैठने वाला है, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि जो मेरा काम है वो सेडेंट्री है। आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, सेडेंट्री है, ठीक है। उसने उसको सरपास कर दिया, वो उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत बढ़िया थी, सबसे आगे निकल गई, ट्रांसेंड हो गया। कैटेस्ट्रॉफिक है, बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, जैसे तबाही है, आपका साइक्लोन आ जाता है या बाढ़ आ जाती है, तो ये कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट होते हैं, इसके बहुत डेंजरस होते हैं, डिजास्ट्रस होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे करें। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब भी वही हो जाता है, कहीं एक प्रिकेरियस का मतलब है वो चीज़ बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। जैसे अगर सपोज करो कि कोई एक चीज़ है जो हाइट पे बंधी हुई है, बट वो ना आपको ऐसा लग रहा है कि ये ढंग से नहीं है और ये कभी भी नीचे गिर सकती है, तो ये कैसी सिचुएशन में है, एक प्रिकेरियस सिचुएशन में है। मतलब ये एक ऐसी रिस्की सिचुएशन में है, कभी भी ये चीज़ गिर सकती है। तो प्रिकेरियस का मतलब समथिंग, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो सेफ़ नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है। और अगर सेफ़ और सर्टेन नहीं है तो वो डेंजरस है, रिस्की है, हज़ार्डस है, इनसिक्योर है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली सेफ़ है वो चीज़, सिक्योर है, हार्मलेस है, सर्टेन है, डेफिनेट है। तो शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ प्रिकेरियस हेल्थ, तो वो किस तरीके की हेल्थ की स्टेट में थी, खतरनाक, मतलब अगर उसने थोड़ी बहुत और लापरवाही की तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट प्रीकेरियस, अगेन आप देख सकते हैं हेल्थ को मॉडिफाई कर रहा है, हेल्थ की विशेषता बता रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपको एकदम सरप्राइज कर दे, एकदम आपको चौंका दे। अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव सेंस में आपको सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, या वो आपको नेगेटिव सेंस में, आपको किसी भी सेंस में हो सकता है सरप्राइजिंग, है ना। तो स्टैगरिंग का मतलब है चौंका देने वाली, या फिर वो चीज़ बहुत बड़ी है, बड़ी है तो आप एकदम वो भाई ये क्या है ना, या वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो एस्टोनिशिंग, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, अमेजिंग, मार्वलस, सरप्राइजिंग और वंडरफुल। वैसे तो ये एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, मार्वलस एंड वंडरफुल ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। सरप्राइजिंग आपका न्यूट्रल टोन हो जाता है। तो अब किसी का रिजल्ट आया वो बहुत स्ट्रैगरिंग था, अब वो सोचो कि वो बहुत ज़्यादा उम्मीद से अच्छे नंबर ले आया है, तब भी सरप्राइजिंग है। और अगर वो फेल हो गया तब भी तो सरप्राइजिंग है, उसने सोचा मैं तो पूरा पेपर छाप के आया हूँ, और लेकिन पता नहीं क्या राम कहानी लिख के आया था वो। तो वो भी सरप्राइजिंग है। वो कौन सा सरप्राइजिंग हो गया, फेल हो गया तो वो नेगेटिव हो गया, वो भी स्टैगरिंग ही है, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे वेरी लार्ज है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है, वो भी हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, नॉर्मल है, अनइम्प्रेसिव है, नॉर्मल है, यूजुअल, नॉर्मल, कॉमन, तो वो हमारा स्टैगरिंग का ओपोजिट हो गया।